ब्लड प्रेशर बेसिकली जो हमारी नसों में बहता हुआ रक्त है, उसके द्वारा जो नसों पर प्रेशर डाला जाता है, उस प्रेशर को हम रक्तचाप बोलते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो है वो ऊपर का होता है और डायस्टोलिक जो है वो नीचे का होता है। जब हृदय रक्त को प्रेशर लगा के आगे की ओर धकेलता है तो हम उसको सिस्टोलिक में मापते हैं। साधारण तौर पे जो सिस्टोलिक की संख्या बता रखी है वो 120 बताई हुई है, जिसे हम मशीन के द्वारा माप सकते हैं। आज लोगों पे प्रेशर ज्यादा बढ़ चुका है, तो इस 120 को बढ़ाकर 130 की संख्या कर दी गई है। हालांकि अगर हम प्राकृतिक तौर पर देखें तो हमारे जो पूर्वज थे, आज से लगभग 70 साल पूर्व, यानी जो हमारे दादा दादा दादी नाना नानी थे, उस समय की बात है। उस समय का जो प्रेशर माना जाता था वो प्रेशर 110 का था। उसके बाद लोगों ने थोड़ा लेविश लाइफ जीना चालू किया तो प्रेशर बढ़ के 120 हो गया, और आज हम लोग बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जीते हैं, जिसके कारण प्रेशर बढ़ के जो है वो 130 ऊपर का हो गया है। पर साधारण रूप से औसत से थोड़ा कम, जैसे जो लोग शहरी जीवन जी रहे हैं उनके लिए तो 130 का सिस्टोलिक मान लिया जा सकता है, पर जो लोग गांव में रहते हैं या स्वस्थ जीवन शैली जीते हैं उनके लिए बेहतर होगा कि हम लोग 120 का सिस्टोलिक मानकर चलें। तो जो हृदय रक्त को प्रेशराइज करता है, नसों पे उसका जो दबाव पड़ता है, वो दबाव यदि 120 पॉइंट्स का है तो हम उसको एक सिस्टोलिक बोलेंगे। इसी प्रकार जो डायस्टोलिक होता है उसमें सिस्टोलिक की तुलना में 40 पॉइंट्स की कमी होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो डायस्टोलिक है वो 80 होगा। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो संबंध बना वो 80 120 का कहलाता है। जैसा मैंने अभी बताया कि शहरों में प्रेशर को बढ़ा हुआ माना जा रहा है, तो ये प्रेशर 130 90 का माना जा सकता है। यदि हम जागरूक हैं, यदि हम बदलाव चाहते हैं, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि हम 80 120 को सही माने। यदि हमें दवाइयां खानी है, यदि हमें डॉक्टरों की सुननी है, तो 90 130 बेस्ट है, क्योंकि डॉक्टरों का मानना है कि व्यक्ति अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को बदलता नहीं है, वो दवाई खाता है और चलता रहता है। तो यदि हमें दवाई खानी है और ऐसे ही चलना है तो हम 90 130 सिस्टोलिक और डिस्टोलिक को लेके चलेंगे या ब्लड प्रेशर को लेके चलेंगे। पर अगर हम अवेयर हैं, अपने स्वास्थ्य में बदलाव लाना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें उस प्रेशर को 80 120 मानकर उस मान्यता के अनुसार हमें अपने शरीर का उपचार या जो भी हम चीज करना चाह रहे हैं अल्टरनेटिव थेरेपी में, उसका सहायता लेना चाहिए। तो हम उस कंडीशन में 80 120 की कंडीशन को लेके चलेंगे। जैसा मैंने बताया, जब हृदय नस पे रक्त का प्रभाव डालता है, प्रेशर डालता है, तो उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और इसी प्रकार जब नस आगे की ओर रक्त को धकेल देती है तो वो अंदर की ओर संकुचित होती है,
वो जो संकुचित होना है वो डायस्टोलिक प्रभाव कहलाता है। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति के अगर वो स्वस्थ है तो उस अवस्था में ये अंतर 40 का रहता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों की कंडीशन में हम इस प्रेशर को 80 तक भी एक स्वस्थ कंडीशन मान सकते हैं। ये जो अवस्था होती है, ये अवस्था देश, काल और परिस्थिति पर निर्भर करेगी कि वो व्यक्ति किस माहौल से आया है, कितनी मेहनत करता है, उसकी शारीरिक क्षमताएं कैसी हैं। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, पहाड़ों पे रहता है, उसका रोज का काम है पहाड़ों पे ऊपर नीचे चलना या उतरना। ऐसी कंडीशन में सांस फूलेगी, छाती मजबूत होगी, और जब हम उसका ब्लड प्रेशर लेंगे तो वो हमें कम मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्वस्थ है। पर यदि वो प्रेशर लगा के उतरा है और हम उसी समय उसका ब्लड प्रेशर मापते हैं तो वो हमें बड़ा मिलेगा। तो हम इस तरीके का अनुमान अनुमान जो है कभी भी पूर्णता नहीं लगा सकते। इसके लिए कुछ कंडीशंस बताई जाती हैं कि हमें किस समय पर ब्लड प्रेशर का माप लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दो तीन कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस होने का जो कारण है वो कारण है, जैसे अभी मैंने बताया कि 80-120 एक सामान्य अवस्था है। इसी प्रकार इसमें एक अवस्था हो सकती है कि वो कम हो और एक अवस्था हो सकती है कि वो अधिक हो। अगर कम है तो हम उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपो यानी कमी, टेंशन यानी तनाव। जैसा मैंने बताया कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये एक तनाव है या एक प्रेशर है, तो तनाव को हम टेंशन के रूप में देखते हैं। तो हाइपोटेंशन मतलब शरीर में नसों पर कम दबाव का पड़ना या नसों द्वारा कम दबाव डाला जाना। और दूसरी जो कंडीशन बनती है वो बनती है हाइपरटेंशन, यानी अधिक दबाव का डाला जाना। सामान्य अवस्था जैसा मैंने बताया, हम लोग 80-120 लेंगे, दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टरों की सुन रहे हैं, परंतु बदलाव करना चाहते हैं तो 80-120 को हम लेके चलेंगे। और अगर हम इन चीजों को नहीं जानना चाहते, नहीं करना चाहते, या डॉक्टर हमें बताता है कि जी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, सामान्यतः इस समय ये 90-130 है, तो उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस अभी भी मेंटेन है। तो यहाँ सिर्फ हम पानी पीकर, नसों की ब्लॉकेज को खोलकर हम इस प्रकार के हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन को ठीक कर सकते हैं। अब इसी अवस्था को डॉक्टरों ने और एडवांस कर दिया। उसे क्या कहा गया, नॉर्मली अगर किसी का बीपी लो है तो उसको इतनी समस्याएं नहीं होती सिवाय हाथ पैर ठंडे होने के, विशेषकर पैर ठंडे होने के। पर यदि किसी का बीपी मापा जाए और वो 90-130 की बजाय 100-140 हो जाए या 100-160 हो जाए, तो डॉक्टरों ने उसको रेफरेंसेस में बांट दिया, जैसे प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। इन स्टेजेस से घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारे बीपी का जो डिफरेंस है, जो सामान्यतः 80-120 था, उसमें 40 का डिफरेंस था, वो 40 का डिफरेंस कमी की ओर है या अधिकता की ओर है। और अधिकता की ओर है तो कितना अधिक है। जैसा मैंने बताया, अगर वो 40 है तो वो सामान्य है, 40 से कम है तो हम लो बीपी का इलाज करेंगे। और यदि वो 40 से अधिक हो जाता है, 50 हो जाता है, 60 हो जाता है, तो रक्त का दबाव बढ़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति केवल रक्तदान कर दे और पानी पीता रहे, सही तरीके से पानी पीता रहे, तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। यदि यही दबाव बढ़कर 80 के करीब पहुंच जाए तो उसको सावधानी रखने की जरूरत होती है, हालांकि मेडिकेशन की जरूरत वहां पे भी नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम चल के गए, आप देखेंगे सामान्य अवस्था में जब आप चल के जाते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, और उसी अवस्था में अगर आपने मशीन पे माप लिया तो 100% है ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलेगा तो डॉक्टर आपसे यही कहेगा कि भाई आपको दवाइयां खानी चाहिए। एक बार अगर बीपी की दवाई चालू हो गई तो ये लाइफ टाइम चलती रहती है। उसी तरीके से आप डॉक्टर के सामने बैठे हैं और डॉक्टर ने कोई ऐसी बात बोल दी कि आपको घबराहट हो गई या मन में कोई ऐसा विचार आ गया जिससे डर क्रिएट हो गया, तब भी आप देखेंगे बीपी बढ़ जाता है।
आप में उत्तेजना आ जाए, तब भी आप देखेंगे बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ना शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है जो हमें आने वाली समस्या से निपटने में मदद करता है। इसलिए हमें बीपी के बढ़ने पे इतना ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना चाहिए नसों के सिकुड़ने पे, नसों के ब्लॉकेज आने पे, या नसों के फैलने पे। यदि इन तीनों में से कोई भी समस्या आती है तो हम उसको नोट करें और उसके अनुरूप ही उसकी चिकित्सा करें, तो हमें समस्या नहीं होगी, ना ही हमें लंबे समय तक बीपी की दवाइयां खाने की जरूरत पड़ेगी। बीपी बढ़ने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे समय से ना सोना, ना उठना, रात को देर तक जागना। जब हम रात को देर तक जागेंगे तो हमारी बॉडी की जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। जो हमारी बॉडी की प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, जो क्लेंजिंग की फंक्शनिंग है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इस अवस्था में यदि हम पानी कम पीते हैं, तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होने लगेगी, वसा बनने लगेगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो देखा जाए तो हमारी अनियमित जीवन शैली, गलत खान पान की आदतें, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। प्लीज जिसका भी माइक खुला हुआ है बंद कर लीजिए। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हमारी भावनाएं हैं, जैसे चिंता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अचानक से भय लगना है, इन कारणों से भी हमारे अंदर खून के दौरे में तेजी आ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर या हमारा ब्रेन आने वाली समस्या से निपटने के लिए तैयार होता है। इस समय पर भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। तो यही अवस्थाएं यदि बार बार हमारे साथ होती हैं, घटती हैं, हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, हमें किसी बात पे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, या हम किसी बात से डरे हुए हैं, तो भी हमारे खून का जो दौरा होगा वो बढ़ा रहेगा। अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ऐसी अवस्था में भी खून का दौरा बढ़ सकता है। और अगर हम उस प्रक्रिया को बार बार दोहरा रहे हैं तब भी दौरा बढ़ा हुआ रहेगा। इसी तरीके से अगर हम श्रमहीन जीवन जीते हैं, हम मेहनत नहीं करते, बेड पे लेटे रहते हैं, तो आप देखेंगे कि हाथ पैरों में एक भारीपन सा आ जाता है। अब यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नहीं हुआ, पर ब्लड के अंदर थिकनेस आ जाती है, जिसकी वजह से शरीर में धीमी गति का दर्द उत्पन्न होने लगता है और सूजन आ जाती है। इसी तरीके से इसी में एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एक्सरसाइज नहीं करता, डे रूटीन के काम तो करता है पर एक्सरसाइज नहीं करता, तो बॉडी के वो पार्ट जहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वहां तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। परंतु जहां पे हम हमारी मूवमेंट नहीं है, जो बॉडी पार्ट जहां पे ब्लड का प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, वहां पर आप देखेंगे तो खून का दौरा कम हो जाता है, तो वहां पे पेन पैदा हो जाता है। और हमने कल वात वात के रोगों की बात करी थी, तो जहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती, या जहां का खून थिक होता है, या जहां पर खून की कमी होती है, ऐसी तीनों ही अवस्था में हमें दर्द जैसे रोग पैदा होते हैं। तो ब्लड प्रेशर के लो होने से दर्द क्रिएट होता है, और ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से पित्त संबंधी रोग हमें लगते हैं। इसके अलावा अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, तो हमारे पेट में पित्त बनती है, कफ बनता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर पर प्रभाव आ सकता है। हमें कोई पुरानी बीमारी है, तो कहीं ना कहीं वो तनाव का कारण बन सकती है, डर का कारण बन सकती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज की डेट में सबसे बड़ा जो मेडिकल का व्यापार है, वो डर का व्यापार है। अगर आप किसी को सच बोलते हैं कि आप ये छोटा सा काम कर ले, आप ठीक हो जाएंगे, और हमने डॉक्टरों के बड़े बड़े शब्द सुने हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनी है, तो हम उस पर विश्वास ही नहीं कर पाते। और यही वो डर है जो हमारे शरीर में रोग को पैदा करता है। जैसे आपने सुना होगा, पहले लोग कहते थे जी लीवर में सूजन आ गई है,
शुरू में लोग इससे थोड़ा सा डरे कि लीवर में सूजन आती है तो दिक्कत होती है, पर बाद में पता चला जी लीवर तो जब भी गैस बनती हो या खाना हजम ना होता हो तो धीरे धीरे लीवर में हल्की सी सूजन आ जाती है, जो एक्सरसाइज करके या खट्टी चीजें खा के ठीक की जा सकती है। बाद में इसी को एक दूसरा नाम दे दिया गया, वो डर का कारक बनता चला गया। नाम क्या दिया गया? अगर लीवर कम काम कर रहा है तो उसमें सूजन आएगी, इसके साथ आइटिस शब्द जोड़ दिया जाएगा। तो लीवर को हम हेपा बोलते हैं, और हेपा में जब आइटिस जुड़ती है तो हेपेटाइटिस बन जाता है। अब ये नाम एक बड़ा लंबा चौड़ा या डरावना सा लगता है, हेपेटाइटिस हो गया, पर अगर सिंपल भाषा में बोलें तो लीवर में सूजन आ गई है। अगर कोई व्यक्ति 11 दिन लगातार नींबू का रस पी ले तो हेपेटाइटिस ठीक होता है। तो डॉक्टर भी उसमें क्या देते हैं, अगर आप चेक करेंगे तो उन दवाओं में जो हेपेटाइटिस में दी जाती हैं, बेसिकली जो कंपाउंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं सीट्रस कंपोनेंट्स की होती है। तो यदि हम खट्टी चीजें प्रयोग में लाएं जबकि लीवर में सूजन आई हो तो उसको ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए मैंने बोला 11 दिन में ठीक होता है, 11 में नहीं होता, तो हमारे जो ग्रंथ है, आयुर्वेद का जो ग्रंथ है, उसमें बता रखा है किसी भी औषधि का सेवन जो है वो अधिकतम 40 दिन तक करना चाहिए। अधिकतम 40 दिन का मतलब ये हुआ कि लगभग लगभग जो नई आई हुई प्रॉब्लम्स होती हैं उनका उपचार ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है, और यहीं से हमारी समस्याएं क्रिएट होती हैं, क्योंकि ऐसी जो नॉलेज है ना तो हमें मिली, और अगर मिलती है तो इंटरनेट पे मिलती है, और वहां पता चलता है कि छोटी चीज को भी, क्योंकि उसके लक्षण बहुत सारे बताए होते हैं, हम बड़ा करके देखते हैं, हमें छोटी और सिंपल चीजें नहीं समझ आती। इसलिए जो मेडिकल का व्यापार है वो डर का व्यापार बन गया, और आज आप बिलीव करेंगे कि एक व्यक्ति जितना कमाता है उसका 62%, 62% केवल दवाओं पे खर्च करता है। और ये रिसर्च का जो है, मतलब इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि एक आदमी औसतन अपनी लाइफ में कितना पैसा इस पे खर्च करता है, तो पता चला कि वो अपनी लाइफ का कमाया हुआ 62% मेडिकल पे खर्च करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा व्यापार है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ सकता है? बार बार खाया जाए, जरूरत से ज्यादा खाया जाए। ब्लड प्रेशर कम क्यों हो सकता है? कम खाया जाए, पानी अधिक पिया जाए। एक और मिथ है हमारे यहाँ पे, नमक टाटा का खाएं या सेंधा खाएं। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, वैदिक चीजों में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी सेंधा खाना चाहिए, सेंधा नमक अच्छा होता है। जो मॉडर्न साइंस से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं जी टाटा का नमक खाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी चीज व्यक्ति की उम्र और प्रकृति या उसकी अवस्था पर निर्भर करती है कि उसे किस चीज का सेवन कर रहा है। यदि वो उन चीजों का सेवन करता है तो वो स्वस्थ है या स्वस्थ रहेगा, और यदि वो उसका सेवन नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसे बीमारियां लग जाएगी। अब मान लीजिए एक बढ़ता हुआ बच्चा है, कम उम्र का बच्चा है, अगर वो सेंधा नमक खाता है तो उसका बीपी लो ही रहेगा। बीपी लो रहेगा तो शरीर में जान नहीं रहेगी, और हम उससे उम्मीद लगाए भैया तू खेल में अच्छा परफॉर्मेंस दे, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस दे, इवन हर फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस दे। वो उसके लिए कैसे संभव है जब उसके पास एनर्जी नहीं है? तो वहां पे हमें थायराइड को स्टूमुलेट करने वाला जो हमारा टाटा सॉल्ट होता है या जो भी कॉमन सॉल्ट होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक उम्र दराज व्यक्ति है जिनकी उम्र में अब मेहनत नहीं की जा सकती, ऐसा व्यक्ति यदि कॉमन सॉल्ट खाता है तो नेचुरल सी बात है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उनके लिए सेंधा नमक है। अब बात यहां आती है कि एक परिवार में, क्योंकि दोनों तरह के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, तो दो तरीके का खाना बनाना तो संभव नहीं है। तो खाना बच्चों के अनुसार बने या बड़ों के अनुसार बने? तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है या ऐसा किया जा सकता है कि खाना हमेशा
बड़ों के अनुसार बनना चाहिए। उसके बाद बच्चों के खाने में अलग से नमक मिलाया जा सकता है आवश्यकता के अनुरूप। अगर हमने पहले ही कॉमन सॉल्ट डाल दिया है तो बड़ों के लिए वो खाना प्रयोग में लाने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम सेंधा नमक में सब्जी बनाते हैं तो बाद में बच्चों के लिए उसमें कॉमन सॉल्ट अलग से डाला जा सकता है। यदि हम कॉमन सॉल्ट ना डालना चाहें तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, बच्चों को जिन चीजों में कैल्शियम ज्यादा होता है या ऐसी चीजें जो पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करती हैं, जैसे फल फ्रूट हो गए, सिट्रस फ्रूट्स हो गए, अगर बच्चा दुबला पतला है, पित्त एक्टिव है, तो कफ वाली चीजें, केला हो गया, आम हो गए, इस तरीके के फ्रूट या सब्जियों का चयन करके उनको खिलाना चाहिए ताकि उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह सके। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपने खाने में रेशा कम लेता है, पानी कम पीता है, फल सब्जियां कम खाता है सब्जी के रूप में या कच्चे फल सब्जियां, तब भी उस अवस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि खून में गाढ़ापन आ जाता है। हम अगर इन चीजों का सही से सेवन कर लें तो वैसे भी हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। और आप मेरा विश्वास कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो और वो ईमानदारी से 3 महीना रूल्स को फॉलो कर ले तो 100 आउट ऑफ 110% ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, केवल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको जानकारी के अभाव में व्यक्ति पूरी जिंदगी ढोता रहता है। अगला पॉइंट बनता है हमारा मैदा का। मैदा हो गई, चावल हो गए, मीठा हो गया, ये वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी के प्रोसेस को स्लो करती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं, या ये कह लीजिए कि हमारे मेटाबॉलिज्म को इनको डाइजेस्ट करने में समय लग जाता है। ऐसी अवस्था में भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, या ये कह लें कि खून डार्क हो जाता है, हैवी हो जाता है, तो खून में गाढ़ापन आता है। तो अगर हम इनकी एंटीडोट, लिक्विड वाली चीजें, सिट्रस फ्रूट प्रॉपर मात्रा में नहीं लेते तो इनकी वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति ज्यादा सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, नॉनवेज लेते हैं, तेल या घी का प्रयोग ज्यादा करते हैं, यानी ऐसे ऐसे पदार्थ जिनके अंदर वसा की मात्रा अधिक होती है इनका प्रयोग ज्यादा करते हैं, या ऐसे पदार्थ जिनके अंदर वायु का प्रभाव ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऐसे चीजों का प्रयोग करते हैं, इससे भी ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर कोई ऐसा रोग नहीं है जिससे हम निजात ना पा सके, बस हमें उसके लिए करना क्या है कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। आप किसी भी उम्र के, किसी भी प्रकृति के व्यक्ति हैं, यदि आप अपना ब्लड प्रेशर लो रखना चाहते हैं तो 2-3 छोटे छोटे सूत्र हैं, इनका पालन करेंगे तो धीरे धीरे, यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा भी हुआ है तो धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ छोटा सा रूल है उसको फॉलो करना है। नंबर 1, सुबह 7 बजे तक सो के जग जाए, सर्दी हो गर्मी हो, सो के उठने का टाइम हमेशा एक निर्धारित होना चाहिए। अगर आप 5 बजे जगते हैं तो 5 ही बजे जगना चाहिए, आप 6 बजे जगते हैं तो 6 ही बजे जगना चाहिए, और अगर आप देर तक सोना चाहते हैं तो मैक्सिमम 7 बजे तक सो के जाग जाना चाहिए। जो व्यक्ति 7 बजे के बाद तक सोता है निश्चित है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 2, जब आप सो के जागे तो जागने के बाद यूरिन पास करें, ब्रश करें, और ब्रश पीने करने के बाद अपनी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार पानी का सेवन करें। वो 1 गिलास से लेके 4-5 गिलास तक हो सकता है। 1 गिलास नॉर्मली हमारा 250 ml का होता है, तो अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार लगभग 1 लीटर, 1.25 लीटर तक पानी पिया जा सकता है। और ये जो पानी पिया जाता है एक साथ पिया जाता है और बैठ के पिया जाता है। अब किसको कितना पानी पीना है, तो आपको अपनी प्रकृति का अनुमान होना चाहिए कि आप वात प्रकृति के हैं, पित्त के हैं या कफ के। हेलो। ये मैं कल बता चुका था कि कौन सी प्रकृति आवाज है। कट कट के आ रही है। दिव्या जी, वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी, एक्चुअली नेट का इशू हो सकता है। सर ठीक आ रही है। ओके। Yes, sir, it is nice. जी।
तो ये आपकी प्रकृति के अनुरूप हो सकता है कि आपको पानी कितना पीना है। यदि आप वात प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको हल्का निवाया पानी पीना चाहिए, जो हल्का सा गुनगुना हो, जिसमें हल्की सी गर्माहट हो। इस पानी के अंदर भी आप हल्की सी चीनी, लगभग 1 लीटर पानी के पीछे 1/4 चम्मच चीनी मिलाकर ले सकते हैं। इससे घबराइएगा मत, डायबिटीज नहीं होती, क्योंकि लोगों को ये लगता है भाई चीनी पीना है डायबिटीज हो जाएगी। तो 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी, वो 1/4 चम्मच चीनी का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन ऐसी कंडीशन में जितना ज्यादा पानी शुरू में पिया जा सके पीना चाहिए। पानी हल्का निवाया और हल्की सी चीनी से युक्त होना चाहिए। नंबर 2, यदि आप पित्त प्रकृति के हैं तो आप साधारण पानी पी सकते हैं, या 1 लीटर पानी के पीछे लगभग आधा कप नारियल का पानी उसमें मिला के पी सकते हैं। इससे भी बॉडी को मिनरल्स मिलते हैं और बॉडी रिकवर होती है, ब्लड प्रेशर में भी आराम मिलता है। और यदि आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं तो जब तक आपकी बॉडी में कफ की अधिकता है, नॉर्मली 40 दिन में 100% ठीक हो जाती है। तो 40 दिन से ज्यादा ये फार्मूला मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान करेगा। और अगर बीच में भी आपको खराश लगने लगे तो इसको बंद कर दीजिएगा। तो यदि आप कफ प्रकृति के हैं तो 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच शहद घोलकर पीना चाहिए। पानी की मात्रा जितना आपसे पिया जा सके पी लीजिए और बाकी फेंक दीजिए। उस पानी को रखना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपने तत्व मिला रखे। वात प्रकृति के लिए हल्का हल्का सा निवाया या हल्का सा गुनगुना पानी होना चाहिए। पित्त प्रकृति के लिए सादा पानी होना चाहिए, ताजा पानी होना चाहिए। और कफ प्रकृति के लिए जो आप लेंगे वो गर्म पानी होना चाहिए। अब बीपी बढ़ा हुआ है और गर्म पानी आप ले रहे हैं तो नेचुरल सी बात है वो ब्लड प्रेशर को और बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपने क्या करना है, कफ वाले व्यक्ति को रात को सोते समय अपने पेड़ों के ऊपर अरंडी का तेल लगा लेना चाहिए। तो सुबह जब वो गुनगुना पानी लेगा तो वो उसका वजन कम करेगा और साथ ही साथ यूरिन की एक्सेस मात्रा को बढ़ा देगा। किडनी को फिल्टर करता है ये। ऐसा करने से 3 महीने के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और व्यक्ति कम से कम 5 से 15 किलो तक वजन भी रिड्यूस करता है। तो बीपी का भी फायदा मिलेगा, वेट लॉस का भी फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि अगर आपको लगे कि ड्राइनेस बढ़ रही है तो इसको तुरंत बंद कर दीजिएगा। इसी तरीके से अगर धमनी काठिन्य है, मतलब अगर हमारे आर्टरीज जो है ब्लॉक हो रही हैं, वेन्स ब्लॉक हो रही हैं, जो कि आजकल कॉमन समस्या है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने 1 लीटर पानी के अंदर लगभग 5 से 10 बूंदे नींबू के रस की मिलाकर उस पानी का सेवन करना चाहिए। ये पानी भी हल्का निवाय होना चाहिए। लेकिन यदि हाथ पैरों में दर्द आए, खांसी की समस्या लगे, तो इस पानी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये बीपी के लिए कुछ छोटे छोटे टिप्स थे जिनको फॉलो करने से आप हर तरीके के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए कुछ नियम भी हैं। जब भी आप बीपी नापें तो बीपी नापने से पहले कम से कम 1 कप पानी जरूर पिएं और उसके 10 मिनट बाद ब्लड प्रेशर को नापना चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपकी अतिरिक्त उत्तेजना होती है वो कम हो जाती है। यदि आप किसी के पास जाके, डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर नपवा रहे हैं तो ऐसी अवस्था में जब डॉक्टर के पास जाएं तो वहां पे 10-15 मिनट बैठकर पहले अपने ब्लड प्रेशर को, अपनी श्वास को, अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए। आफ्टर देन बीपी कराइए। कभी भी आप चल के आने के बाद अगर ब्लड प्रेशर कराएंगे तो वो आपको हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। और आपने नोटिस भी किया होगा, जब आपको बीपी नपाने जाना होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर तुरंत आपको मशीन लगा देता है, वो कहता है जी आपका बीपी बढ़ा हुआ है। तो उसका एक रीजन ये भी होता है। तो अगर आप कहीं चल के जाने वाले हैं, धूप में निकलने वाले हैं, तो 1 गिलास सादा पानी पीकर लगभग 10-15 मिनट का गैप लेकर तब आप डॉक्टर के पास जाएं और वहां पर जाके भी 10 मिनट का गैप लें और फिर बीपी नपाएं, तो आपका जो एक्चुअल बॉडी की फ्रीक्वेंसी होगी वो सामने आएगी। इसी तरीके से यदि आपने बीपी नपवाना है तो उससे कम से कम आधा 1 घंटा पहले कोई भी ड्राई चीज जैसे नमकीन, बिस्कुट, कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, देसी घी, देसी घी ज्यादा मात्रा में लेने से ड्राइनेस देता है और कम मात्रा में लेने से चिकनाई देता है, या सिगरेट पीना, ऐसा कोई भी काम मत करिए। यदि आप ये काम करके बीपी नपवाएंगे तो आपको हमेशा बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा।
तो ये बीपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, जिसमें मैंने आपको ट्रीटमेंट का तरीका भी बताया और ये भी बताया कि हमें किस कंडीशन में बीपी को नपवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक होता है निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर, और एक होता है उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब यहां पे एक चीज और कहना चाहूंगा। सामान्य तौर पे हम जो है मशीनों पे विश्वास करते हैं। मशीन ने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हम बड़ा मान लेते हैं, मशीन ने कहा कम है तो हम कम मान लेते हैं। अब मान लीजिए मेरे हाथ पे पट्टा बांधा गया ब्लड प्रेशर को जांचने के लिए। पहले उसने मेरे हाथ पे दबाव दिया, तो जो अंदर से खून का दबाव है वो बढ़ जाएगा। जब दबाव बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो थोड़ा सा 2, 3, 5% बढ़ा हुआ दिखाएगा ही दिखाएगा। आप एक बार ब्लड प्रेशर नापिए, सॉरी, और उसके तुरंत बाद उसको खोल के और दोबारा चला के दोबारा मापिए, आपका ब्लड प्रेशर 100% बढ़ा हुआ मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन जो है आपको एक्यूरेसी प्रॉपर कभी नहीं दे सकती। तो ब्लड प्रेशर जब भी मापा जाए, प्री कंडीशंस जो बताई हैं उनको मापने के बाद, उनको पूरा करने के बाद केवल एक ही बार में मापा जाए, बार बार ना मापा जाए। और यदि आपको 2, 3 बार मापना हो तो दिन में अलग अलग टाइम पे इसको मापिएगा। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि लो ब्लड प्रेशर यानी आपके खून का दबाव कम है, तो यहां पे दो कंडीशन हो सकती हैं ब्लड प्रेशर कम होने की। एक, आपके शरीर में रक्त कम हो। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम डॉक्टर से कहते हैं कि भाई हमारे शरीर में रक्त कम है तो कैसे मापें उसको, तो डॉक्टर कहता है हीमोग्लोबिन की जांच करा लो। तो ध्यान रखिए, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त का एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, एक कंटेंट है उसका, वो रक्त नहीं। रक्त को मापने की अभी तक कोई भी मशीन नहीं बनी है। अगर रक्त आप देखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं, तो व्यक्ति की ऊर्जा से, उसके तेज से माप सकते हैं। आंखों के नीचे आप ये इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आपको लाली दिखाई देगी, उससे माप सकते हैं। आप व्यक्ति की जीभ देखेंगे, गुलाबी है, सुंदर है, उससे माप सकते हैं। आप व्यक्ति के नाखूनों से माप सकते हैं। रक्त को मापने का सिर्फ यही पैमाना है। आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे कि रक्त कितना होता है मात्रा में, तो शरीर में ये बताया है कि रक्त जो है वो लगभग 7 अंजुल की मात्रा, यानी जो हम अंजुलि बनाते हैं इस तरीके से, 7 अंजुलि की मात्रा जो है वो हमारे शरीर में रक्त होता है। यानी सही मायने में इसकी कोई प्रॉपर क्वांटिटी भी नहीं है कि इतनी मात्रा होती है। तो नॉर्मली डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारी बॉडी का इतना परसेंट, रक्त की मात्रा लगभग 8 से 10% होती है, इतना परसेंट लिक्विडिटी हमारी बॉडी में होती है, जिसे 70% की फॉर्म में शो किया जाता है कि हमारे शरीर में 70% द्रव्यता है। वो जो 70% द्रव्यता है वो जल तत्व की द्रव्यता है, उसका रक्त से कोई लेना देना नहीं। तो रक्त की जो मात्रा होती है वो लगभग 7 से 10% के बीच में एक व्यक्ति के शरीर में पाई जाती है। अब इसको मापने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि शरीर में से रक्त निकाला जाए, उसे मापा जाए और वापस शरीर में डाल दिया जाए। ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए रक्त को मापने के स्थान पर रक्त को केवल देखा जाता है व्यक्ति की प्रकृति, उसकी अवस्था, उसकी उम्र के अनुसार। जांचने का तरीका बता दिया, आप जीभ से, आंख से, नाखून से, उसके तेज से माप सकते हैं। ये चीजें धीरे धीरे अनुभव से आती हैं, किसी के अंडर में रह के आप सीख भी सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे उससे समझ आ जाएगा। अब जैसा मैंने बताया, एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो क्यों होगा? लो इसलिए होगा या तो उसके शरीर में खून जो है वो गाढ़ा हो गया, कम कभी नहीं होता खून, खून गाढ़ा हो जाता है तो उसकी जो थिकनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शरीर हृदय को अधिक दबाव लगाना पड़ता है उसको धकेलने के लिए। तो ये भी आपको मशीन में बढ़े हुए रक्तचाप के रूप में नजर आएगा, जबकि ये अवस्था निम्न रक्तचाप में गिनी जाती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ठंड ज्यादा लगेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे। नंबर 2, कैलेस्ट्रॉल हो जाए उसके शरीर में, नसों में कैलेस्ट्रॉल भर गया है, तब भी हृदय को उसको धकेलने के लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। इसको भी हम निम्न रक्तचाप के अंतर्गत रखेंगे, जबकि दवाइयों के रूप में हम अगर देखें तो इसको हाई बीपी में डालते हैं। तीसरी अवस्था, हमारे शरीर की नसें ही सिकुड़ जाए, यानी हमारे शरीर में कुपोषण हो गया। इस अवस्था में भी ऐसा ही उत्तर हमें मिलेगा। तो यदि हमारे हाथ पैर ठंडे रहते हो तो हम निम्न रक्तचाप के रोगी कहलाएंगे।
दूसरा इसका लक्षण होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका बीपी लो रहता हो, वो सामान्य अवस्था मतलब और लोगों की तुलना में पैरों को ढककर सोएगा, उसको पैरों पे ठंड ज्यादा लगेगी। तो सोते समय एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क संतुलन होता है वो बराबर होता है। तो अगर उसको ठंड का अनुभव होगा तो वो पैरों को ढक लेगा। तो जो व्यक्ति औसत लोगों की तुलना में पैरों को ढक कर सोते हैं, उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हमेशा लो मान के चलेंगे, भले ही मशीन हाई दिखा रही। दूसरी अवस्था, अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों को खोलकर सोता है, भले ही पूरे शरीर पे उसने चादर डाली हुई है, लेकिन पैर रजाई से बाहर है या चादर से बाहर है, तो हम ये कहेंगे कि इसको गर्मी ज्यादा लगती है। इसका मतलब उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के शरीर पर आप देखेंगे तो मस्से मिलेंगे, चर्बी के अंदर मोटापा या भराव मिलेगा, यानी वसायुक्त चर्बी होगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, गर्दन के पीछे या तो धारी निकल आती है या गर्दन काली पड़ जाती है। जहां पर भी रक्त की अधिकता होती है वहां का क्षेत्र हमेशा आपको काला दिखाई देगा। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का और क्षेत्र में रुकने का सबसे अच्छा लक्षण है, जिसे देखकर हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है या नहीं। तो ये ब्लड प्रेशर के ऊपर मेरी थोड़ी सी जानकारी थी। यदि आप इसमें कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको कुछ और चीजें भी बताऊंगा। किसी का कोई सवाल है? सर मैं पूछना चाह रही थी कि बीपी जैसे आपने बताया कि 120 एंड 80 होने चाहिए, तो हमने जब भी अपना नापा बीपी तो ऊपर तो 120 था, लेकिन नीचे कई बारी 60-70 आ रहा था। तो इससे हम मान सकते हैं कि बीपी लो है या क्या है, या नॉर्मल है? मान सकते हैं, लेकिन ये अवस्थाओं पे भी निर्भर करता है। मान लीजिए आपने जब बीपी नापा, यस। उस समय आपके मन में कोई भय था या बच्चों को लेकर कोई चिंता थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसे ही मेरे हस्बैंड के बीपी हाई रहता था ना, तो मैं साथ साथ मैं भी अपना बीपी नापती रहती थी। तो कई बार तो जैसे बिल्कुल नॉर्मल आता था, कुछ 2-4 दिन बाद जैसे लगता था, तो मुझे अपने आप में लगता था जैसे मेरे को थोड़ा सा कमजोरी सी महसूस हो रही है। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि तुम्हारा बीपी तो लो नहीं है, नापो। तो हम नापते थे तो ऊपर वाला तो 120 रहता था, लेकिन नीचे वाला 60-70 के आसपास होता था। तो इसका मतलब हम क्या समझे? देखिए, उस समय आप इतना सा मान सकते हैं कि आपका कोई तनाव बना है, कोई नर्वस स्ट्रेस आया है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक जो है वो कुछ देर के लिए कम हो गया है। एक ये अवस्था हो सकती है। और हाँ। दूसरा, अगर आपका कम होता बीपी तो ऊपर से भी कमी आ जाती। अच्छा सर। हाँ जी, देखिए, अगर कोई चीज इतनी चौड़ी है और मैं इतनी चौड़ी है और मैं उसको हाँ इधर जी। हिलाऊंगा तो दोनों एक साथ हिलेंगी। जब तक वो दोनों एक साथ हिल रही हैं तब तक ब्लड प्रेशर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर ओके अगर उसके सर। हिलने में ये चीज यही है हाँ। और दूसरी चीज खुल गई है, तो इसका हाँ मतलब जी। अंतर आ चुका है, वो बीमारी के लक्षण होते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम जी। आ, एस नाम से किसी का नजर आ रहा है आपको, आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना है आपने? सर आपके कहने का मतलब है कि अगर दोनों में बदलाव आया है, जो एक नॉर्मल जो होता है, तो फिर ठीक है। हाँ, अगर आपका डिफरेंस 40 से लेके 80 के बीच में है तो ब्लड प्रेशर की तरफ से निश्चिंत हो जाइए। ब्लड प्रेशर आपको कुछ नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि डिफरेंस अब बढ़ने लगा है, आपको सावधान होने की जरूरत है। थोड़ा सा खान पान अपना ठीक रखिए। सर मतलब 140 अगर है किसी का और 100 नीचे वाला, तो ठीक है। ये 40 का हाँ, डिफरेंस ये आ गया ठीक ना है। सर ये? लेकिन शरीर में गर्मी बढ़ गई है, हम ट्रांसवर्सल हीट की बात करते मतलब हैं। उसको ठीक करने की जरूरत है। ठीक करने की जरूरत है, ट्रांसवर्सल हीट बढ़ी हुई है। आप उस ट्रांसवर्सल हीट को कम कर लीजिए, ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आपको अधिकतर कॉन्स्टिपेशन और यूरिन की प्रॉब्लम मिलेगी। उसको यूरिन रुक रुक के आएगा, थोड़ा आएगा। तो आपने क्या करना है, यूरिन बढ़वा देना है। उसके लिए मैंने अरंडी का तेल बता दिया था, कैस्टर ऑयल बता दिया था। और वही कैस्टर ऑयल यदि वो दूध में डाल के पी भी लेगा तो कॉन्स्टिपेशन भी खुल जाएगा। ऐसा करने से 20-21 दिन के अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि उसके टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहे, इस वजह से टॉक्सिन्स दिक्कत आ रिलीज नहीं रही है। होते हैं जी। तो फिर वो सर पानी की मात्रा भी अगर ज्यादा ले लेंगे तो दोनों परेशानियां ये भी ठीक हो सॉल्व जाएंगी हो उसकी। जाएंगे, लेकिन इसमें आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हमने कैस्टर ऑयल के रूप में ली है। अच्छा। सर अगर नीचे वाला अगर 90 80 से कम आ गया
और लेकिन बैलेंस उसका बराबर है, मान लीजिए वो ऊपर वाला उनका 100 हो गया है ना, नीचे वाला हो गया 60, 60 तो जी। ये भी ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर क्या बढ़ा हुआ होगा सर? देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर और थायराइड ये तीनों मित्र हैं, जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, भले ही रिपोर्ट में आए या ना आए, लेकिन हम इन तीनों को इकट्ठा मान के इनका उपचार करेंगे, उपचार हो जाएगा। लेकिन इस सर कंडीशन में क्या जिसको होता है, अगर व्यक्ति शुगर है तो उसको आप बीपी का भी इलाज करना, जिसको थायराइड है उसको शुगर और बीपी का भी इलाज करना। बिल्कुल 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 वो कंडीशन देख के किया जाता है। अब जो आपने पूछा है, इस केस में व्यक्ति को हाइपरटेंशन मिलेगी, वो व्यक्ति दुबला पतला होगा, नसें सिकुड़ी हुई होंगी। अब नसें सिकुड़ी हुई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों का अभाव हो गया है, हमने उसको पोषक तत्व देने हैं। हाँ जी। तो नहीं सर, जैसे पहले वाले में आपने बताया कि उसमें पित्त बढ़ा हो गया, इस वजह से उसका 100 और 140 आ रहा है, तो इस वाले में क्या बढ़ा होगा सर? इसमें बात बड़ा होगा। अच्छा, ठीक है सर। ऐसा व्यक्ति आपको दुबला पतला और हल्का काले रंग का दिखाई देगा, उत्तेजित होगा, मतलब उसके व्यवहार में पित्त मिलेगा, लेकिन वास्तव में इंटरनली उसमें बात बड़ा हुआ होगा। तो खाली सर दुबले पतले से इसका फिर लगाएं कि उसका भाग बढ़ा हुआ है? दुबले एनर्जी पतले तो थे नहीं, पूरी है। उसके 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 बोलचाल के तरीके से, उसके चलने के तरीके से, कार्य करने की विधियों के अनुसार तो वो आपसे जल्दी तो जल्दी बात करेगा, अच्छा, बाल रूखे होंगे, उड़े उड़े से बाल दिखाई देंगे। ठीक है सर। तो मतलब कि वैसे एनर्जी पूरी होगी लेकिन बीपी लो होगा उसका। हाँ जी, ब्लड प्रेशर लो होगा, काम सारे कर रहा है, थकान कुछ नहीं है, पर अचानक से शरीर हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, ठंडा पसीना आ सकता है, या ज्यादा काम करने के बाद उसको थकान का अनुभव हो सकता है। हाँ जी। हेलो जिसका सर। बीपी 60 और 100 होगा उसकी बात बड़ी हुई होगी, है ना सर? हाँ जी। सर फिर उनके लिए कैसे पोषक तत्व बोलेंगे तो कैसे उनका पूरी कर सकते हैं? मैम पोषक तत्वों के लिए एक दिन में पोषक तत्व पूरे नहीं होते, ऐसे व्यक्ति की हड्डियां भी कमजोर होती हैं। ऐसे व्यक्ति को दिन में 3 बार खाना खाना चाहिए, खाना डाइजेस्ट होना चाहिए, और उसे परिश्रम करना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को करने में उम्र का 10वां हिस्सा लग सकता है। यानी अगर आप 25 साल के हैं तो 2.5 साल लगेंगे, यदि आप 50 साल के हैं तो 5 साल लग जाएंगे रिकवरी में। पर यह निश्चित है, आपको किसी प्रकार की कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना परसेंटेज? सॉरी। 10वां हिस्सा लगता है। ओके। नॉर्मली बीपी 2 महीने में लगभग लगभग ठीक हो जाता है, पर अगर आप पूरी बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं, नसों को वापस उनकी स्टेज में लाना चाहते हैं, शरीर में रक्त पूरा बनाना चाहते हैं, तो एक पूरी बॉडी की प्रोसेसिंग होती है, सर्विसिंग होती है, उसमें समय लगता है। इसमें आपका बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं। हेलो सर। सर सर आपको मोटापा कैसे पता पोषक चल तत्व से, सर सर आपको कैसे मोटापा, पता चल एक मिनट पूनम जी। जी चंचल जी बोलिए। सर आपको कैसे पता चलता है कि वात है, कफ है, पित्त है? आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया तो हमारी बातों से आपको क्या पता चलता है कि मेरे अंदर क्या है? मैम आप इस समय कफ और वात में हैं। कफ और वात से। जी, आप इस समय कफ और वात में हैं। कफ और वात में, तो उसके लिए मुझे डायबिटीज भी है, तो मुझे क्या करना चाहिए स्टार्टिंग से मैं आपको फॉलो करूँ तो? मैम डायबिटीज में पीपी और फास्टिंग कितनी है? फास्टिंग तो अभी काफी टाइम हो गया, पर मेरी ना दवाई चेंज करने के बाद भी बढ़ी हुई आती है, 300 के आसपास होगी, 250 300। देखिए अनुमान से काम नहीं चलता, कंफर्म चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो यस उसकी सर। एक्यूरेसी आपके पास होनी जरूरी है। तो आपको फास्टिंग भी पता होनी चाहिए, आपको बीपी भी पता होनी चाहिए। अगर सर फास्ट बीपी तो मेरे को नहीं है, बीपी तो नहीं है अभी, मतलब बीपी की दवाई कोई नहीं खाती, मैं सिर्फ डायबिटीज की खाती हूँ, बीपी नॉर्मल है। हाँ, लेकिन आप ये बताइए, रात को चादर ओढ़ के सोते हैं, हटा के सोते हैं? दोनों में से एक कंडीशन जरूर हो। सर मैं कपड़ा ही नहीं ओढ़ती है। कपड़ा नहीं ओढ़ते, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, आपकी गर्दन पे चर्बी भी होगी। हो सकता है सर। ये तो आप बताइए, आप एक बार ऑन कर सकते हैं तो ऑन हाँ कर लीजिए। सर, मेरी गर्दन पे चर्बी तो नहीं है। मैम एक बार अपनी गर्दन दिखाइए, गर्दन नहीं दिखाई दे रही है अभी आपकी। साक्षी। नहीं नहीं, गर्दन प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही। आप गर्दन सीधी कर लीजिए और किसी दूसरे व्यक्ति से दिखवा दीजिए।
जैसे थोड़ा सा नीचे, मैम प्रॉपर इसमें दिखाई नहीं दे रहा। गर्दन पे वैसे चर्बी नहीं है, ब्लड प्रेशर का ऐसा कोई इंडिकेशन है नहीं है। यस सर। सर इन्होंने ना बेंड करा हुआ था, अगर सीधे रखेंगे ना तब पता चलेगा ना। सर एक्चुअली इन्होंने बैंड गर्दन इसलिए झुकाई होगा, हुई थी। मैंने बेल्ट, सर मैंने मेरे हाथ का फ्रैक्चर हुआ है, मेरे बेल्ट लगी हुई है, इसलिए आपको बैंड लग रहा होगा, हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, जो अगर आप गर्दन पे ऐसे हाथ रखेंगे ना तो यहाँ पे मांस भरा हुआ दिखेगा आपको, अगर भरा हुआ मांस है। नहीं सर, नहीं है सर, मेरा वेट भी बहुत लूज हुआ है अभी, आज 5-10 किलो। अच्छा अच्छा, फिर तो आइडिया नहीं लगेगा अभी इसमें। हम्म। आप ये बताइए, आपको यूरिन करने में कोई जलन वगैरह का अनुभव हुआ अभी इस दौरान जब नो, आपको वेट लॉस? नो सर, नो। कोई जलन अनुभव नहीं किया? दिन में कितनी बार यूरिन पास करते हैं? हाँ 5-6 बार कर लेती हूँ, रात अच्छा, और को भी करती हूँ, रात को रात भी उठ को के करती हूँ, 2-3 बार रात को भी। रात को भी 2-3 बार? तो आपका शुगर सर कितना रहता है? सर 250-300 रहता है, लेकिन ना मैं जब रात को दूध या पानी पी के सोती हूँ ना, तब हम्म, ज्यादा आता है, और जब मैं पानी वगैरह कुछ नहीं पीती तो एक ही बार उठती हूँ। अच्छा। आपका जो पीपी है कहीं ना कहीं वो फास्टिंग से कम हो गया है। आप इसको चेक कर लीजिए, अगर हो गया है तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देना चाहिए खाना, उसकी जगह प्रोटीन वाली डाइट ज्यादा लेनी चाहिए। ओके सर, मेरी वीकनेस भी है कैल्शियम की, जब भी मेरी हड्डियां टूटी है तो ब्रेक नीचे गिरने से मेरे को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। जी जी जी, तो ये किस लिए होता है? ये प्रॉपर टाइम पे खाना ना खाने की वजह से होता है। और अगर आपने अभी महीने 2 महीने में ये वेट लॉस किया है तो इसका मतलब आपका शुगर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में जाना शुरू हो रहा है, या ये कह लीजिए सर कि आ चुका है। सर पिछले नवंबर से मेरा वेट रिड्यूस ही हो रहा है, कम ही होता जा रहा है। पिछले नवंबर को मुझे ना व्हाइट ब्लड सेल्स कम हो गई थी और रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो गई थी। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कितने हैं? सर अभी तो मुझे मालूम नहीं, पर रेड ब्लड सेल्स ना 400 के आसपास हो गई थी, और व्हाइट जो प्रॉपर होनी चाहिए ना वो नहीं थी। अच्छा, फिर तो उसके बाद 2-3 बार टेस्ट करवाए, फिर नॉर्मल आई। आप किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे क्या उस दौरान? सर ये तो नहीं कह सकती, हो सकता है बच्चों का प्रेशर हो, बच्चे मतलब ग्रोथ एज में है ना, कुछ काम वाम नहीं कर रहे जैसे पढ़ाई वगैरह, मैम ये तो तो सब इसलिए। कॉमन बात है। हाँ वही, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर घर में। अच्छा, ठीक है, फिर उसमें क्या है कि लेकिन जो आप लक्षण बता रहे हैं वो शुगर के लक्षण हैं। इसके लिए फास्टिंग और पीपी का होना बहुत जरूरी है, बिना उसके कुछ भी नहीं बताया जा सकता। और एक चीज और, आपकी जो ट्रांसवर्सल हीट है, जो इनर हीट है, वो बढ़ी हुई है। हाँ ये सर मैंने आपसे कल पूछा था, मैंने कहा था आपको मैं चाय बहुत ज्यादा पीती हूँ, तो आपने बताया था कि। आप में कोई ना कोई मानसिक तनाव भी होगा। अच्छा, ओके एक एक सवाल और जवाब दीजिए, आपकी गर्दन में, कमर में या घुटने में दर्द है? सर अब नहीं है, कभी कभी मेरी बैक में पेन होता है, जो वो कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी में, तो उसमें बैक में पेन होते हैं। रीढ़ की हड्डी में पेन होता है? हम्म। ठीक है, वो तनाव को ही दर्शा रहा है, मानसिक तनाव ही है, घरेलू तनाव है, कोई ज्यादा वो नहीं है। आप ये चेक करा लीजिएगा फिर बताइएगा। सर क्या चेक कराना है? फास्टिंग और शुगर? पीपी। ओके सर, थैंक यू सर। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपने चेक कराना हो उससे एक रात पहले हल्का खाना खाइएगा। जी सर। सर अभी कुछ प्रिकॉशन लेनी है? अभी कुछ नहीं, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं उसमें डिफरेंस क्या है तब तक मैं कुछ नहीं बता सकता। अभी आज हम बीपी पे काम बात कर रहे हैं, कल हम जी जो सर। है थायराइड या उस पर भी बात करेंगे। सर विटामिन डी बढ़ाने का कोई तरीका है तो बताइए सर। विटामिन डी बढ़ाने का एक तरीका, जैसा मैंने बताया, नंबर एक, आपकी जो भी उम्र है उसका 10वां हिस्सा लगेगा आपको विटामिन बढ़ाने में, हड्डियां सर बढ़ाने में। 45। 45, 4.5 साल, 5 साल मान के चलिए आपको लग जाएंगे बनाने में। नंबर एक जी। कंडीशन। नंबर जी दो, सर। आपको दिन में 3 बार खाना खाना है। नंबर एक, सुबह 7 बजे, नहाने के 1 घंटे बाद, यानी 8 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। नंबर दो, दोपहर को 1 बजे। नंबर जी तीन, सर। शाम को 6, 6:30, 7 बजे तक आपको अपना डिनर ले लेना है। ये 3 टाइम आपको प्रॉपर खाना खाना है। खाने के साथ आपको सलाद, अचार, दही, ये चीजें नहीं खानी। अगर कुछ खाने का मन करे तो हरी मिर्च चटनी या आप पापड़ ले सकते हैं। जी लेकिन सर। ये 2 बार जो डायरेटिक फूड्स होते हैं वो लेने हैं। इसमें आप सेब को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक टाइम आपने ये लेना है, और एक टाइम आप चाहें तो दाल,
जो उबली दाल या कच्ची दाल या चाय दूध जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, जूस हो गया ये ले सकते हैं, और दही हो गया दही ले सकते हैं, सैलेड हो गया सैलेड ले सकते हैं। तो एक टाइम आप वो लेंगे, ये आपकी नॉर्मल डाइट रखिए। इसके जी। अलावा डंबल्स ले लीजिए और हल्की एक्सरसाइज, मतलब आधा आधा किलो के डंबल लेके उनकी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। यानी पहले आप 50 डंबल्स कीजिए, देन उसको बढ़ाते हुए 70 कीजिए, उसको बढ़ाते हुए 90 कीजिए, ऐसे बढ़ाते जाइए। तब आपको 5 साल लगेंगे हड्डियों को स्ट्रेंथ देने। सर अभी तो मैं कर नहीं सकती, मेरे हाथ में प्लास्टर है, फ्रैक्चर है, उसके बाद। हाँ जी, जी सर। तब तक एक पत्थर चट्टा नाम का एक पौधा भी आता है, अपने घर में लगा लीजिए, डेली उसका एक पत्ता तोड़ के खा लिया कीजिए। जी सर, थैंक यू सर। कौन सा पत्ता बोला सर आपने? पत्थर चट्टा, ओके। उसका एक पत्ता अगर आप सुबह खाली पेट खाते हैं और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाते पीते, तो ये आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ देगा और ताकत देगा, मजबूत बनाता है बोन्स को। पूनम जी आप कुछ पूछ रहे थे? सर ये जो अभी आपने बताया है, तो इसमें चूना भी तो बिल्कुल गेहूं के दाने से भी के बराबर गेहूं वो खाया जा सकता है ना चूना सर? देखिए चूना तब लिया जाता है जब बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। हड्डियों का पतला होना जो आप उंगली के इस पोर से माप सकते हैं, ये बेसिकली ट्रेनिंग के दौरान मैं सिखाता भी हूँ कि आप कैसे जांचेंगे कैसे करेंगे। आपको तो ये चीजें पता होंगी। जब तक आप इसको मापेंगे, अगर ये भरा हुआ है और आप चूना लेते हैं तो वो चूना आपकी बॉडी के लिए एक्सेस वेस्टेज का काम करेगा, इसलिए मैंने चूना नहीं बोला। और जरूरी नहीं है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो आपको चूने की जरूरत पड़े ही पड़े। अगर ऐसा व्यक्ति जिसको चूने की जरूरत नहीं है, मतलब कैल्शियम की बॉडी में कैल्शियम पूरा है और वो फिर भी कैल्शियम की मेडिसिन लेता है या अदर सोर्सेज से कैल्शियम लेता है, तो हड्डियों में कमी जो है और तेजी से आने लगती है। इसलिए ऐसी अवस्था में बिना जानकारी के किसी भी प्रकार का चूना या कैल्शियम वाली चीजें नहीं लेनी चाहिए। चूने को आप अगर लेना चाह रहे हैं, इंटेक करना चाह रहे हैं, तो केले के रूप में कीजिए, पके केले के रूप में। वो नुकसान भी नहीं करेगा और बॉडी में कफ बना के हड्डियों को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। केले के साथ लेना सर? सॉरी, केले के साथ लेना सर उसको? केले के साथ नहीं, पका केला दिन में कभी भी लिया जा सकता है। अच्छा, वो कैल्शियम की तरह। हाँ जी, वो कैल्शियम नहीं देगा, वो आपको ना पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम ये चीजें देगा। कैल्शियम ऑलरेडी बॉडी में पूरा है, तो बोन्स उसमें से वो निकाल के और जितना उसको रिक्वायर्ड होगा उतना कैल्शियम भी बना लेगी। कैल्शियम बनता है बाहर से, इनटेक हमारी बॉडी के ज्यादा काम नहीं आता। अगर आता तो जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो गोलियां खाते हैं, वो पूरा कभी नहीं होता। ये गोलियां भी जिंदगी भर खानी पड़ती है। सर फीवर के टाइम में ना थोड़ा सा बोन वीक हो गया, तो हाथ पैर में उंगलियों में दर्द होने लगा मेरे लिए, मेरे सिस्टर को। अब जो फीवर ठीक हो गया, लेकिन फिर उसके ना फिंगर्स पे जैसे अकड़ रही है, जैसे कहते हैं ना जकड़ना, अकड़ अकड़ जाती है वो। एक्चुअली उसका फिंगर भी मुड़ता नहीं है। फीवर कितने टाइम पहले हुआ था? फीवर तो सर हुआ था 2-3 महीने पहले, 3 महीने पहले, 3 महीने पहले। पहले फीवर कितना हुआ था? बस वो हफ्ता 10 दिन तक चला और हफ्ता बहुत 10 वीकनेस आ गया। हाँ। अच्छा, और दूसरा ये बताइए कि मेडिसिन कौन सी ली थी? मेडिसिन जो डॉक्टर ने जो इसके लिए दिया था वो डोलो 250 डोलो 500 250 ली। चलिए सुनिए आपने क्या करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी लिया था। आपने क्या करना है, हाँ, दोपहर का खाना 1 बजे फिनिश कर लीजिए। हेलो, पैर का बताया कर कुछ। दोपहर का खाना 1 बजे फिनिश कर लीजिए। शाम को लगभग 4 बजे के करीब 4 मुनक्के ले लीजिए, उनके बीज निकालिए और तवे पर उसको अच्छे से सेक लीजिए। अच्छा। और उस पर चुटकी भर काला नमक डाल के, 4 उस पर बिल्कुल जरा सा काला नमक, लगभग आप मान लीजिए 0.25 मिलीग्राम, अच्छा ठीक है। मतलब एक चुटकी का भी चौथाई हिस्सा डाल के अच्छा उन 4 मुनक्कों को मुंह में रख के देर तक घुमाते रहिए। ओके ओके सर। दार से वो फूल जाएंगे, जब वो फूल जाए तब उसको चबाना है, लगभग उसको 15-20 मिनट मुंह में रखना है। और याद रखिएगा इसके बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना। ओके ठीक है, ओके सर। एक काम ये करना है। और 20 से 25 किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठ के ये किशमिश खानी है। ठीक है 30 ठीक से 40 दिन के अंदर कम से कम 80% की रिकवरी हो जाएगी। ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
सर मैं वो कृष्णा जी, वो एक चीज पूछ रही थी उस समय कि आपने कहा था कि पोषक तत्व लेने से मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ जी आप ये बोल रही थी ना सर? जी। अच्छा। कृष्णा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि हमको कैसे समझ में आए कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम की कमी है, अगर हम देखिए, जानना कैल्शियम की चाहें। और विटामिन डी की कमी के लिए, क्योंकि आप अभी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो बेटर होगा कि आप क्लिनिकल टेस्ट करा लें। उसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी पता लग जाती है। अच्छा। अगर, हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप पेट के बल सोते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो 100% है कि आपके शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है। यदि आपकी छोटे छोटे जोड़, जो उंगलियों के पोर्स होते हैं, जोड़ होते हैं, इनमें दर्द होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है या हो चुकी है। यदि आपके फेस पे चिकनाई ज्यादा आती है, तब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपके शरीर में चल रही है। सर हम तो पेट के बल बहुत सोते हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हैं। तो क्या करना है सर? पेट के बल नहीं सोना, सीधा होके सोइए और हाँ। हड्डियों को स्ट्रेंथ देने वाला खाना खाइए। आपकी जो भी एज है, उतना टाइम मेरे आपको उसकी रिकवरी में लग जाएगा। अच्छा 46 है, होने वाला है। लगभग 5 साल मान के चलिए, आपको रिकवरी में 5 साल लगेंगे, जिसमें आपकी हाँ? हड्डियां स्ट्रांग हो जाएंगी। और यदि आपने अच्छा, अभी हड्डियों पे ध्यान नहीं दिया, तो बुढ़ापे में चल के ज्यादा दिक्कत करती तो सर हड्डी के लिए क्या खाऊं मैं? है। हड्डियों के लिए मैंने बताया था ना, दिन में 3 बार खाना खाना है, हाँ 2 वही बार तो 8 शॉर्ट o'clock मील तक लेनी है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 7 7:30 तक। जी। सैलड अचार नहीं खाना, पापड़ और धनिया, पापड़ ले लीजिए, चटनी ले लीजिए जो घर की हाँ बनी, और अच्छा, हरी मिर्च खाना है। हरी मिर्च ये ले लीजिए, मतलब ऐसी चीजें लीजिए, ये चीजें अच्छा नुकसान नहीं करेंगी। ठीक है सर, थैंक यू। सर, विटामिन डी की डिफिशियंसी धूप में जाने वाले को भी होती है क्या सर? मैम, तो अगर सैलेड तो खा सकते हैं, मैंने बोला सैलेड नहीं खाना, तो सैलेड तो खा सकते हाँ, सैलेड खा सकते हैं। आयशा जी, देखिए, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी धूप में जाने से पूरी होती, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी के शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती। जो व्यक्ति मार्केट में रहता है, धूप में घूमता है, उनको भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको मिलेगी। विटामिन डी धूप में जो है, जैसे पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, ऐसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी को लेके सिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो धूप में जाने से वो सिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी होती है, परंतु उससे विटामिन डी हमारी बॉडी में पूरा मिल जाए, इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती। ओके सर। अरविंद जी, आप कुछ कहना सर चाह रहे हैं, बोलिए। जी सर। एक्चुअली सर, जी। हेलो। हाँ हाँ। सर, मेरी बीपी लो रहती है, शरीर में मैम, कमजोरी थकान रहती है, एक और मिनट मैम रात जी, में एक एक मिनट मैम, अरविंद जी बोलिए। हाँ सर, मिसेज मेरी ये पूछना चाहती है जी। सॉरी। जी, ये मेरी मिसेज पूछना चाहती है कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बात कराइए। हाँ मेरी बीपी लो रहती है, या 95 100 105 के लगभग आती है, शरीर नाइन में कमजोरी थकान रहती है, अच्छा, आप एक काम और कीजिए, रात 10 काले चने और 10 किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए, शाम को 6 बजे के करीब। सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले इसको चबा चबा के खाइए। इसके 1 घंटे बाद लंच कीजिएगा, ब्रेकफास्ट कीजिएगा। आप इसको 40 डेज कर लीजिए, आपको अप्रोक्सीमेटली 20-30% का आराम मिल जाएगा। आफ्टर देन 40 डेज के बाद आप उससे बात कीजिएगा। हेलो सर। तो मेरे को सर, रात एक मिनट जी, अरविंद जी। हाँ रात के टाइम पे प्यास ज्यादा लगती है, फिर वो पानी पीती हूँ, वापस रात भर टॉयलेट जाना, पानी पीती हूँ तो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे सारा पानी खत्म हो गया, और वापस पानी पीना, गिलास 2 गिलास वापस पानी पिए कंटिन्यू, फिर रात भर चलती रहती है। आपके शरीर में इंटरनली गर्मी है, उस गर्मी को कम करने के लिए कैस्टर ऑयल का सेवन लगभग 21 दिन तक कर लीजिए। रात को सोते समय मीठे दूध में 1/4 चम्मच अरंडी का तेल डाल के आपको पीना है। इससे आपको पतले दस्त हो सकते हैं, अगर लग जाए तो अरंडी का तेल बंद कर दीजिएगा, अगर नहीं लगता तो 21 दिन कंटिन्यू कर लीजिए। 21 दिनों में आपको काफी बेटर और अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। हेलो सर। जी जी जी। सर, मैं भी पेट के बल पर ही सोती हूँ सर, बट मुझे कभी भी दर्द कुछ भी नहीं है सर। मैम, पेट के बल वो व्यक्ति सोता है जिसमें भय हो।
और हड्डियां जिनकी कमजोर होंगी वही व्यक्ति पेट के बल सोएगा। उसको सर ऐसे सर मुझको कभी भी भय कभी नहीं होता सर। मैम अच्छी बात है नहीं होता तो, लेकिन जो थ्योरी है वो यही कहती है। तो मैं कुछ भी नहीं डरती नहीं हूँ सर। मुझे अभी भी कभी भी मुझे बोन्स में कभी भी पेन नहीं हुआ सर। चलिए अच्छी बात है, लेकिन 99% लोगों को आप देखोगे तो जो पेट के बल सोते हैं उनकी हड्डियां कमजोर मिलेंगी, शरीर में थकान रहती है और मन में काम करने का उत्साह कम होता है। मैं देखी थी सर, वो देखी थी, बट मुझको नहीं ये हुआ था बोल को सोची थी उतना ही। चलिए अच्छी बात है। डॉक्टर यशु राय तायल। हाँ जी सर, मेरा जैसे मैंने कल भी आपसे बात की थी, थायराइड की प्रॉब्लम तो मुझे है ही 20 साल से है। जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तो उस समय प्रेगनेंसी में हो गई थी, वो तो चल ही रही है और 100 mg की मेरी टैबलेट भी चल रही है। अब जैसे मेरे को शुगर का, जैसे हम लोग टेस्ट कराते रहते हैं, तो टेस्ट कराया था फास्टिंग, तो उसमें जो शुगर लेवल आया है वो आया है 116 शुगर लेवल है फास्टिंग वाला। जी तो अब ये जैसे बॉर्डर लाइन पे मतलब कह रहे हैं मीठा वगैरह कम कर दो, बंद कर दो मीठा वगैरह। और एक मेरी आंखों के ऊपर दो जैसे वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और उसको ज़ैंथा पता नहीं क्या ज़ैंथा कुछ करके बोला था डॉक्टर ने कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की निशानी है। कैल्सिफिकेशन, हाँ जी कैल्सिफिकेशन हो गया ये। हाँ जी हाँ जी, तो सर इसका क्या क्या रेमेडी हो सकती है? मैम सबसे पहली चीज तो अगर आपका 116 फास्टिंग हो गया है, हाँ जी हाँ तो जी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से बॉर्डर लाइन ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बनस्पत आप मीठा खाना बंद करें, उससे अच्छा है कि आप फाइबर लेना शुरू कर दें और दूसरा थोड़ा सा सिट्रस फ्रूट ले लें, वो कैल्सिफिकेशन भी गला देगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल कर देगा। तो आपको मीठा बंद करने के स्थान पर खट्टा और फाइबरस फूड लेना चाहिए। ये आंखों के जो ऊपर बना हुआ है स्पॉट से बने हुए हैं, तो इनका कुछ ये गायब हो सकते हैं या ये तो नहीं गायब होंगे? हो सकते हैं। इसमें अपान वायु मुद्रा जानते हैं आप? पान नहीं, मेरे को नहीं पता जी। अच्छा एक मिनट, देखिए ये वाली जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है ये अंगूठे की जड़ में लगा लीजिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जो सेकंड दो फिंगर हैं वो ऐसे टच कर लीजिए और ये वाली फिंगर जो है लास्ट इसको स्ट्रेट कर लीजिए। हाँ जी, इस मुद्रा का मैक्सिमम प्रयोग कीजिए। जब आपको याद आ जाए, जब आप बैठे हैं, फिंगर स्ट्रेट करके बस इस तरीके से बैठिए। इससे आपको गैस रिलीज होगी और कैल्सिफिकेशन रिड्यूस करने में इसकी मदद मिलेगी। ये टाइम लेती हैं चीजें, थोड़ा सा हाथों हाथ काम नहीं करेंगी, पर ये करेंगी आप, बेनिफिट देगा। नंबर तो 2, सर सुबह हाँ जब जी, सो के उठते हैं तो उठते ही आपने फ्रेश होने के बाद 1 लीटर पानी में 1/4 नींबू डाल के निचोड़ कर पीकर आधे पौने घंटे 1 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। आप इस काम को करेंगे, इससे जो है कैल्सिफिकेशन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और कैस्टर ऑयल किडनीज पर पीछे की तरफ पीठ पर लगाना है रात को सोते समय। ठीक है जी, ठीक है, इससे यूरिन थोड़ा एक्सेस आएगा, धीरे धीरे बॉडी जो एक्सेस कैल्शियम है आपकी बॉडी में से निकाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए किसी और का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर आपका नंबर मिल सकता है? ग्रुप में है मैम, और वैसे लिखना चाहें आप लिख लीजिए 85 1 सेकंड। 85 277 277 688 688 09 09 जी 85 277 688 09। जी। डॉक्टर दिनेश धनगर। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो। सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं पूरा दिन भर सर कंप्यूटर बैठे रहता हूँ, आंखों में ज्यादा थकान रहती है। मेरे 8-9-10 घंटे की रहती है कंप्यूटर पर वर्क। तो जैसे मतलब पतंजलि की भी ड्रॉप डालता हूँ, वो चीजें डाली पर आंखों में भारीपन रहता है कुछ। देखिए एक्चुअली आपका वर्कलोड ऐसा है या वर्किंग पैटर्न ऐसे हैं कि ये दिक्कत तो आएगी। आप आंखों की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, कॉमन एक्सरसाइज, आंखों को गोल घुमाना, आंखों को दाएं बाएं अच्छा करना, ये एक्सरसाइजेज को कंटिन्यू करिए। अच्छा अच्छा प्लस काम के दौरान भी 4-5 बार इन एक्सरसाइज को दोहराइए। अच्छा।
और आप एक काम कीजिए, जो जी। गुलाबी रंग की फिटकरी आती है, क्या चीज सर? गुलाबी रंग की फिटकरी आती है, एलम, जी जी जी, हाँ जी हाँ जी। उसको ले लीजिए और उसको तवे पर, लोहे के तवे पर गर्म कर लीजिए। तो जी। गर्म करेंगे तो वो बुलबुले की तरह उठेगा, उसका अंदर का जो पानी है, और वो एक पाउडर के रूप में तवे पे चिपक जाएगा, ब्राउन सा पड़ जाएगा वो। अच्छा जी। उसको खरोंच के उतार लीजिए, उसको हम बोलते हैं फिटकरी का पूला। अच्छा अच्छा। लगभग 10 ग्राम की मात्रा पानी की, मतलब 10 ml पानी लेके उसमें एक चुटकी जी। फिटकरी का पूला मिला लीजिए, और उसे अपनी आंखों पे छींटे के रूप में मारिए। अच्छा अच्छा। ये आपको फायदा करेगा। जी जी। ठीक है, और पतंजलि की जो दवाई आप यूज कर रहे हैं उसे दिन में कम से कम 3 बार यूज कीजिए। अच्छा, मतलब वो सबसे वो ठीक है सर पतंजलि, बाकी दूसरी लाता बहुत हूँ तो वो सक्सेस बहुत नहीं अच्छी, होती है। बहुत अच्छी दवाई है वो। जी। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। सर और इसके लिए एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, अगर मिल जाए तो जी। आप कहीं से शुद्ध शहद का अरेंजमेंट कर सकते हैं, खासकर सारंग मक्खी का, तो वो ले लीजिए और चांदी की सलाई से आंखों में लगाइए। वो थोड़ा तीखा होता है, आंखों से आंसू निकालेगा, वो भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा सर। जी। ओके सर, शुक्रिया, धन्यवाद। जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी कृष्णा जी, प्रेम नारायण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए। सर मुझे ये जानना था कि जैसे मुझे बहुत थकान रहती है, बट जैसे आप कह रहे थे कि मेरा निम्न रहता है, तो मेरा 90 और 60 रहता है अधिकतर बीपी। 90 और 60 रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर लो है। हाँ, तो ये सर मतलब काफी लो है कि ठीक है 90 और 60? देखिए, ये काफी लो है, इसमें थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी। हाँ और वो तो यहाँ पे मुझे। आपको एक सावधानी भी रखनी है, आपका ब्लड प्रेशर कभी भी 105 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ये गया तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो सर जब मेरा जैसे नॉर्मल होता है ना, जब 100, जैसे आप बता रहे 105, ऐसे 100 तक भी जाता है ना, तो मेरा तो सिर्फ फटने लग जाता है दर्द से। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आपको नुकसान पहुंचा जाएगा वो। और आप इसके साथ सही चल रहे हैं, चलते सर रहिए। बस थोड़ा सा ध्यान आपने क्या रखना है, मैं एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, उसका इस्तेमाल करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। वो शरीर में थोड़ी सी सूजन लाएगा आपके, पर फायदा करेगा। आपने जो मैंने बताया था कि भाई आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसके अंदर 1/4 चम्मच चीनी मिला लीजिए। अच्छा। ठीक है, हाँ जी। और अ, उसमें से आप 50 ml की मात्रा या 100 ml की मात्रा एक बार में पी लीजिए, बाकी पानी आपका बेकार है, फेंक दीजिएगा। मतलब एक गिलास पूरा भर के उसमें चौथाई एक चम्मच ही, 1/4 चम्मच चीनी, और फिर उसमें से 100। खोल लीजिए, उसमें से मैक्सिमम 100 ml पानी एक बार में पी लीजिए। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला काम आपने यही करना है, इससे आपके शरीर में सूजन आएगी। अच्छा। उस सूजन को निकालने के लिए आपने अरंडी का तेल ब्लैडर पे लगाना है रात को सोते वक्त, जब सूजन आ जाए उसके बाद। ठीक है। ठीक है, मतलब सूजन। शरीर में रुकना नहीं चाहिए। सूजन का मतलब होता है शरीर में पानी रुक रहा है, आपने अच्छा उस अब। सूजन को निकालते रहना है और ये पानी पीते रहना है। आपको कम से कम 4 महीने, 6 महीने के अंदर, 6 महीने मान के चलिए, आपको 6 महीने के अंदर धीरे धीरे नसों की स्ट्रेंथ लौट आएगी, एनर्जी फील होगी, थकान वगैरह दूर हो जाएगी, और खून बनने का प्रोसेस भी धीरे धीरे चालू हो जाएगा। अच्छा, तो अरंडी का तेल जो है वो नाभि पे लगाए ना? नाभि से नीचे पेड़ों पे। पेड़ का। अच्छा। तो सर एक ये है कि मेरे को ना मतलब बहुत जोर की घुटनों में कई बार अचानक दर्द हो जाता है। कभी तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक चलती हूँ, इतना काम करने के बाद भी मुझे कभी दर्द नहीं होता, और कई बार जब दर्द उठ जाता है तो फिर वो इतना ड्रास्टिक होता है कि मैं 4-5 दिन तक बर्दाश्त करना मेरे लिए वो मुश्किल हो जाता है। हफ्ता भी हो जाता है, कई बार 10 दिन भी हो जाते हैं, वो घुटनों में दर्द हो जाता है। और देखिए, ऐसा। हाँ इसको हम जी। इसको हम जो बोलेंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो है और आपकी हम्म। बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो वीक है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो आपकी बॉडी को सही समय पर जितना पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो अब ये आपकी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, आप इसमें मुश्किल से 2-3%, 5% तक इजाफा कर सकते हैं,
उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। पर आपको जैसे दर्द है और ये है, तो इनके लिए आप गर्म पानी की सिकाइयां ले सकते हैं, रेगुलर अपनी तेल मालिश कीजिए, एक्सरसाइज करिए। इनसे आपको जितना लाभ मिलेगा, बस यही चीज है जो आपको लाभ दे सकती है। जो भी लाभ मिलना है वो इसी से मिलेगा, उसके अलावा कोई दवाई कोई चीज कुछ नहीं आपकी मदद कर सकती। ये आपकी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। सर वैसे रीजन क्या होगा इनका? ब्लड कम है इनकी बॉडी में? नहीं पूनम जी, जब ये छोटे थे तो इनको जितना पोषण मिलना चाहिए था, पोषण का अभाव है, तो बॉडी जो है वो कुपोषित है, नसें सिकुड़ी हुई हैं और वो फाइनली अपना रूप ले चुकी है। अब उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उनके अंदर हम केवल 5%, 10%, बहुत ज्यादा होगा 10% तक का अंतर ला सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ के 110 तक जाएगा। इससे ज्यादा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो वो इनके लिए हानिकारक होगा। तो इनका जो है ये सब नॉर्मल चल रहा होगा, सिर्फ पेन और थोड़ा सा वैसे दिक्कत हो सकती है। हाँ, मगर सिर दर्द बहुत फ्रीक्वेंट होता है, तो मुझे जब भी मैं सिर दर्द होता है तो नोट करती हूँ, तो उस दिन मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा होता है, यानी 100 से ऊपर जा रहा होता है और 70 आ रहा होता है, तभी मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है बहुत तेज। हाँ, तो आप बस इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़े ना। तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता होगा, मतलब मुझे क्या ब्लड चीज प्रेशर होती बढ़ने के मैंने कारण बताया था ना, भय, चिंता, क्रोध, भारी चीजें खाना, पेट सही से साफ ना हो रहा, यूरिन खुल के ना आना, गुस्सा आना, ज्यादा मेहनत कर लेना, इन सब कारणों से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। है? फिर गुस्सा तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं हो पाता, जब मुझे आता है तो कैसे करूँ कंट्रोल? मैम ये तो अब अभ्यास है, जब आपको गुस्सा आए तो दूसरी जगह अपना ध्यान लगाइए। अपने गुस्से को खर्च करने की बजाय उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, गुस्सा भी कंट्रोल होगा और शरीर भी स्वस्थ होगा। तो दूसरी तरफ कैसे, मतलब आप मान लीजिए मुझे किसी चीज पे गुस्सा आ गया, तो घर में वो झाड़ू पोछा करना चालू कर दीजिए, जितनी बार गुस्सा है झाड़ू पोछा कीजिए, धीरे धीरे गुस्सा अपने कंट्रोल हो जाएगा, घर भी साफ सुथरा रहेगा, सारे खुश भी रहेंगे और गुस्सा भी आपका सही दिशा में लग गया। अच्छा, मतलब गुस्सा आए तो ऐसे कुछ परपेचुअल काम करना। हैवी मत कीजिए। तो सर ये जो अब मेरा ये मतलब कभी अब ठीक नहीं मैं मतलब हो पाऊंगी ना? मैम ये बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। अब जैसे चीनी भी खा लेती हूँ ना, जैसे कई बार सर चीनी, जैसे कुछ दही में चीनी डाल के खा ले या मीठा कुछ खा ले, वैसे हर बार नहीं होगा, पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे मैंने चीनी खा ली और उसके बाद मैं घर से बाहर किसी काम के लिए गई, तो बस उस दिन तो आते ही मेरा सिर दर्द शुरू हो जाएगा, वोमिटिंग शुरू हो जाएंगी। वो एक चीनी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि दही जो है वो स्वीटनेस होता है, हमेशा चीनी के साथ खाया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इन चीजों से सूजन बढ़ती है। चीनी जो मैं आपको पानी दे रहा हूँ उससे भी आपकी सूजन बढ़ेगी, वो भी आपके हल्का सा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, इजाफा करेगा। आपने जो तो दर्द जब है ना, उसमें आराम मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालते रहेंगे तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जब तो अपने जैसे कैपेसिटी बढ़ती है तो दर्द बढ़ जाएगा। जब सिर में भी जिस दिन दर्द हो रहा हो तो उस दिन भी अरंडी का तेल लगा लिया करूं? नहीं, अरंडी का तेल लगाते ही रिजल्ट नहीं देगा। उस दिन आपने क्या करना है, आधा कप दूध लीजिए, उसमें 8-10 चम्मच अरंडी का तेल सॉरी 8-10 बूंद अरंडी का तेल डालिए, मिश्री मिलाइए दूध में और वो पी जाइए। उसके 2.5 घंटे 3 घंटे बाद आपको यूरिन खुल के आएगा, तो आपको फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो ये जो है ना सर, ये जैसे सिर दर्द जब होता है तो वो मेरा जो नाक है, नाक भी ब्लॉक हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे मेरे को मतलब ब्लॉकेज हो गई, तब सिर में दर्द शुरू होता है और वो इतना एक्सट्रीम में चला जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है कि वोमिटिंग्स आने लग जाती है, पॉटी आने लग जाती है, एसिडिटी बनती है जब मैम वो ये सिर दर्द। हमारी इंटरनल होती है जो भय के कारण क्रिएट होती है। अब यहाँ पे मैं आपको कहूंगा कि बेटर होगा कि आप किसी ज्योतिषी से मिलके वहां से कोई सॉल्यूशन निकाले। वो एनर्जी लेवल पे सॉल्यूशन देंगे, कोई आपको पूजा बता देंगे, पाठ बता देंगे, उससे इन चीजों में आपके फर्क आ जाएगा। अच्छा, या तो वैसे मेडिसिन सर हीलिंग ज्यादा अच्छा काम। एसिडिटी जब मुझे ज्यादा होती है उस समय सिर दर्द में, तो उस समय इंस्टेंट क्या लेना चाहिए जिससे कि वो वोमिटिंग आना और डिहाइड्रेशन का जो प्रोसेस कर रहा है वो रुक जाए? जब आपको वॉमिटिंग जैसा वगैरह लग रहा हो, उस समय पानी को एक हाथ पे ऐसे, जैसे हाथ किया, इस पे जितना पानी आ जाए यहाँ पे इस एरिया में, वो पानी डाल के उसको पी लीजिए। इसको बोलते हैं आचमन करना। एक बार में 5 बार आचमन कीजिए, तो जो भी चीज बड़ी हुई होती है वो शांत हो जाती है। अच्छा, मतलब जितना हथेली में थोड़ा जितना चुनामा जितना पानी आ रहा है वो ये गोला सा बनता है, हम्म
तो उस गोले के अंदर जितना पानी आ जाता है वो लगभग आप मान के चलिए आधा चम्मच 1 चम्मच ही पानी आता है, ज्यादा आता नहीं है। वो उतने पानी को जब आप चुस्की लेके चूसते हैं तो वो ब्लड प्रेशर वगैरह को तुरंत लो करके और बॉडी को रिलैक्स कर देता है। तो 3 से 5 बार आचमन करने से रिलैक्स मिलता है। सर जी सर चीनी जो है कैसे नॉर्मल वाइट शुगर चलता है? हाँ जी, व्हाइट शुगर ही चलता है। 1 लीटर में 1/4 टीस्पून। ओके ओके सर, लेकिन वाइट शुगर स्लो पॉइजनस करके सुना है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैम आप आटा खाते हैं, गेहूं खाते हैं? यस सर। सबसे ज्यादा स्लो पॉइजनस ये है। एक तो इसमें केमिकल मिले होते हैं और दूसरा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हाई मात्रा में होता है, और हमारी सारी समस्याएं कार्बोहाइड्रेट से तो क्रिएट हो रही है। या दैट इज ट्रू। चावल खाते हैं? यस, सिंगल पॉलिश्ड। जी, हाईली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। जितना प्योर चावल खाएंगे उतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें। या दैट्स ट्रू। जी, आप सांस लेते हैं? एब्सोल्युटली। उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी हमारे शरीर में जाती है और वो अधिकतर हमारे शरीर में रुक जाती है, हाईली पॉइजनस होती है। तो जब हम इतना सारा पॉइजन ले रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी ले लेंगे तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिए चीनी लेने से सूजन बढ़ जाती है। तो हर व्यक्ति को चीनी नहीं लेनी चाहिए, ये कंडीशन अप्लाइड होती है। अगर आपके शरीर में वायु तत्व बढ़ा हुआ हो उस कंडीशन में आप चीनी ले सकते हैं। अब जैसे आपने इतना प्यार से बोला, आपकी आवाज में स्मूथनेस है, ये कफ को इंडिकेट कर रही है, तो चीनी आपके लिए नहीं है। नहीं, एक्चुअली मेरा बॉडी भी वात प्रकृति का ही है सर। मैम आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हैं, ये प्रकृति बात नहीं है, ये कफ की प्रकृति होती है। You can see. I'm 46 kgs, 5.3.5 height. इंटरनली बात है आप में फिर। तो आप क्या करें, पानी लेने के स्थान पर दूध के अंदर 5 बूंद बादाम रोगन डालकर डेली रात को सोते समय मीठे दूध में पी के सोए। इसको करिए कम से कम 3 महीना। 3 महीने बाद मुझसे बात कीजिए। ओके। ठीक है, आपकी जो कफ की है वो कफ की ही रहेगी। इंटरनली बात हो सकता है जो इम्बैलेंस हो गया है। तो तेल पीने से आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, चिकनी हो जाएंगी, फायदा मिलेगा। Almond oil, right? Almond oil. Almond oil with lukewarm milk. Lukewarm milk with मिश्री। मिश्री, okay, okay. और धागे वाली मिश्री चाहिए। खड़ा वाला। हाँ, खड़े वाला। खड़े वाला, ओके सर। वो ना मिले तो पूंजा ले सकते हैं। सॉरी? पूंजा आता है ना, जो खिलौने आते हैं दिवाली पे, तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, श्योर श्योर सर, थैंक यू। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ चलिए, सर। अब लगभग किसी का कोई सवाल नहीं है। हम लोग अब सर मेरा है सर। प्रेमलता जी, प्रेम नारायण जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? माइक खोल लीजिए अपना। आपका माइक बंद है। माइक बंद है आपका। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन के लिए कुछ बता दीजिए। देखिए, माइग्रेन कई प्रकार का होता है। हाँ सर। माइग्रेन कई प्रकार का होता है, तो उसका मेन कॉज जानना जरूरी है। अब की बार जब आपको माइग्रेन हो तो ये जो नाखून होता है, ये दिख रहा है आपको नाखून, इस जगह पर ग्रीन कलर लगा लीजिएगा। कौन से हाथ का? लेफ्ट हैंड पे। हाँ। अगर आपको ना समझ आए तो दोनों पे भी लगा सकते हैं। ग्रीन कलर लगा लीजिएगा और देखिएगा कि आराम आता है नहीं आता, तो जैसा हो बताइएगा। ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर। हाँ इसके स्केच कलर। हाँ। और सर सोते टाइम कुछ इसके अलावा और नहीं देखिए, सर? सिर दर्द के बहुत सारे कॉज हैं। जब तक कॉज नहीं पता चलेगा मैं आपको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बता सकता। कहीं आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो, थायराइड हो, शुगर हो, सुबह
नहीं नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, बस थकान रहती है शरीर में, और फिर धीरे धीरे अभी माइग्रेन हो गया 8-6 महीने आपको से। कोई लेडीज प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। नहीं है। ओके। मुंह सूखा रहता है, कड़वा रहता है, मीठा रहता है, कैसा रहता है? सूखा थोड़ा थोड़ा रहता है, और सुबह सूखा उठते से थोड़ा वो थोड़ा रहता है। हाँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपने मुंह में पानी रखिए, हम्म। मुंह में पानी रखिए और कम से कम 100 कदम चलिए और उस पानी को थूक दीजिए। फिर दोबारा पानी रखिए, फिर 100 कदम चलिए, फिर थूक दीजिए। मतलब इस तरीके से आपने डेली कम से कम आधा घंटा वॉक करना है, सुबह भी और शाम भी। ठीक है। और यदि संभव हो तो नारियल का तेल लगभग 1.5 चम्मच 1 घंटे के लिए अपने मुंह में रखा कीजिए। इससे आपका जो मुंह सूखा रहता है उसमें आराम आएगा और ये आपको सिर दर्द में भी फायदा करेगा। अ, इनका अभी जो कैसा बादाम था? रोगन और बादाम तेल के बारे में पूछा था जगदीश जी शायद। बादाम रोगन और बादाम का तेल लगभग एक ही बात है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर बादाम तेल बाजार के अंदर लोग बालों में डालने के लिए भी यूज करते हैं, इसलिए बादाम रोगन के लिए क्लियर रहेगा इनके लिए बात। अच्छा अच्छा, बादाम रोगन यूज करना है आपने? नहीं, जैसे बालों में डालने के लिए आजकल बादाम ऑयल आ रहा है, तो जी बादाम जी ऑयल के जी बजाय जी। बादाम रोगन लेंगे तो वो ज्यादा इनके लिए बेटर रहेगा, जो दवाई के रूप सर में यूज करते हैं। बादाम बादाम का जो तेल है वो बजाज आलमंड ऑयल और ये सब ये तेल नहीं होते। जो एक्चुअली बादाम का तेल है उसी को बादाम रोगन बोला जाता है। नहीं, जहाँ तक को थोड़ा डाउट रहता है, अभी जैसे आप अच्छा। प्रैक्टिस करते हो, जो हम प्रैक्टिस करते हो तो हमारे को नॉलेज ज्यादा होता है इन चीजों का। अब जहाँ जी तक जी, बाजार में अगर उसने आलमंड ऑयल ले लिया उसने, तो वो उसको यूज करेगा तो उसको फायदा नुकसान नहीं करेगा। करेगा, हाँ जी बात हाँ ये। जी हाँ जी। तो ये उसको बात आपने अगर सही अपन बोली। बादाम रोग, हाँ, क्योंकि जो डेली प्रैक्टिस करता है उनको तो नॉलेज रहता है। अब ये तो क्या है कि नए आदमी है तो पता नहीं क्या हाँ उठा खा जाएंगे उसमें से। जी जी, आप लोग बादाम रोगन यूज कीजिएगा, तेल मत लीजिएगा। हाँ। सर इनको जो मेरा क्वेश्चन परेशानी है था इनको ड्राइनेस है बॉडी में, इस वजह से हो रही है दिक्कत, जो अभी जिन्होंने पूछा है सिर में पूनम दर्द, जी, माइग्रेन। इनका जी। फेस दिखाई दे रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। पेन होने का कारण पेट में गैस बनना भी हो सकता है, यूरिन की दिक्कत भी हो सकती है, स्टूल की दिक्कत भी हो सकती है। यानी आपका जो बॉडी का जो जल तत्व है या जो पृथ्वी तत्व है, दोनों में से कोई एक के कारण इम्बैलेंस हो सकता है। यहाँ पे आकाश तत्व भी इंक्लूड हो सकता है, मान लीजिए उनको तनाव हो, कुछ हो, चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, इसका मतलब हम उसको भी डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे केवल एक लक्षण मिला है हमें कि मुंह सूख रहा है, तो तेल के कुल्ले करने से या तेल मुंह में रखने से चिकनाई आ जाएगी, जो उदान वायु है वो सही हो जाएगी। अगर उससे वो सही होती है तो सिर के दर्द में आराम आ सकता है। जी, आपने नारियल अ, का तेल कहा था ना, इसलिए मैंने कहा कि बॉडी में ड्राइनेस है, इस वजह से बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उदान वायु मतलब सिर में ड्राइनेस है, गर्दन के ऊपर के हिस्से में ड्राइनेस है, इसलिए नारियल का तेल है। यहाँ पे एक चीज और हो सकती है। एक 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 मिनट, मैम आपके फादर हैं? आपके फादर हैं? हाँ। आपके रिलेशन कैसे हैं उनसे? मैम आपकी आवाज नहीं आई। अच्छे प्रेम नारायण जी, अच्छे। आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, आपके फादर से आपके रिलेशन कैसे हैं फादर से? सही है? हाँ। अगर संभव हो तो उनका आशीर्वाद ले लीजिए, उनका हाथ अपने सिर पे रखवाया कीजिए, उससे भी आपको सिर दर्द में आराम आ सकता है। ठीक है, अगर फादर दूर रहते हैं, आप मैरिड हैं और फादर दूर रहते हैं, तो ऐसे केस में आप अपने ससुर जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, वो भी फादर के स्थान पे होते हैं। सर सूर्य तत्व को बढ़ाना है? हाँ जी, सूर्य तत्व के कारण ही सिर में दर्द होता है। तो जैसे हम इनको डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो अगर हम इनका सूर्य तत्व बढ़ा दें तो पेन में आराम आ सकता है।
सर एक चीज और पूछनी थी मुझे कि जो मैं अब रात जैसे शाम हो जाती है, इस समय सोने का टाइम होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है सोने से पहले, दिन भर में नहीं इतनी लगती। मैम एक्चुअली मैं आपके फेस को देख के, आपकी बातों से आपको जज नहीं कर पा रहा हूँ, और जब तक मैं जज नहीं कर पाऊंगा मैं कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं बता पाऊंगा आपको। तो एक ट्रीटमेंट मुझे मिला कि आपकी वायु बढ़ जाती है सर में, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है, तो मैंने नारियल का उपाय बता दिया, नारियल के तेल का। दूसरा नहीं सर, ये मेरा नहीं है, नारियल का तेल वाला नहीं सर, आपने जो मुझे बताया था ना कि बचपन में शायद खाना ठीक नहीं मिलता। वो ठीक है, हाँ आप बोलिए। तो सर मैं उसमें पूछ रही थी, जैसे अब हम जैसे सोने के टाइम पे होगा तो मुझे उस समय प्यास बहुत लगती है, दिल करता है पानी, मतलब पूरा दिन मुझे इतनी प्यास नहीं लगेगी जितनी सोने से पहले लगती है। मैम इसका मतलब ये हुआ है कि सोने के समय पे आपके शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। अच्छा। जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है उस समय हमें प्यास लगती है, तो कहीं ना कहीं आपको गॉल ब्लैडर संबंधी इशू भी हो सकता है, वो वीक हो सकता है। आप वही है ना जो कह रहे थे कि मेरा वेट 45 kg है? नहीं नहीं सर, मैं जो कहती कि मुझे मतलब सिर दर्द होता है और वोमिटिंग वगैरह आ जाती है, तो सर फिर मैंने आप कहा ठीक कह रहे हैं सर, सर। रहता है। आप अभी जैसे कह रहे हैं ना सर, आप अभी कह रहे हैं ना कि गॉल ब्लैडर की दिक्कत होगी तो गैस बनती है ना, तो वही रीजन हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में परेशानी आ गई उनकी। हाँ जी, उसके कारण भी सिर का दर्द हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सिर दर्द का संबंध है वो सूर्य से है। अब तनाव हो नहीं सर, सकता है, मेरा weakness हो सकती है, मैम 90 और कॉमन 60 है, रहता है ना मेरा बीपी। ये कॉमन है। सूर्य जिसके भी सिर में दर्द होगा उसके कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नाभि हिली हुई हो सकती है, फादर से रिलेशंस में इशू हो सकते हैं, ससुर से रिलेशन में इशू हो सकते हैं। एक्चुअली मैं चिकित्सक होने के साथ साथ ज्योतिषी भी हूँ, तो जैसी जरूरत पड़ती है मैं वैसे ही उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ टेक्निक का। सर पेट बढ़ा हुए का उस कोई इलाज, जैसे पेट बढ़ जाता है? इसके लिए हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन बेल्ट आती है नेचुरोपैथी में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 3 महीने में रिजल्ट देती है, रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। क्या सर दोबारा रिपीट करेंगे, बेल्ट हॉट क्या है? एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन बेल्ट। ओके सर, ये कहाँ अवेलेबल होती है सर? आपके आसपास कोई भी नेचुरोपैथी का सेंटर है वहां जाके पता कर लीजिए, इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। अगर इंटरनेट पे ठीक कोई नाम आएगा तो केवल मेरा ही नाम आएगा और मैं इस काम को बंद कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। और पेट सर भरा भरा रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है? ये डाइजेशन का इशू है आपका। अच्छा, इसका सर रेमेडी? इसके लिए रेमेडी ये है कि खाना खाने के बाद तुरंत बैठिए मत, कम से कम 100 कदम चलिए। 100 कदम चलने के बाद आप ठीक है जी। सीधा होकर लेट जाइए, दोनों सांसों से महसूस कीजिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। 8 बार ऐसा करना है। उसके बाद आप लेफ्ट करवट ले लीजिए और 16 सांसें लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके। ठीक है जी। राइट करवट ले लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और 32 सांसें लीजिए। ठीक है जी। उसके बाद उठने के बाद लगभग 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है तब आप आधा कप पानी पी लीजिए। आप इस प्रोसेस को कुछ दिन कीजिए, चर्बी को रिड्यूस करना चालू कर देगा। ये सभी के लिए कॉमन है, सभी केसेस में कॉमन है ये। इससे हमारा जो डाइजेशन है वो खुल जाता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म एक्टिव होके डाइजेशन को अच्छा कर देता है। ये नाइट टाइम में करना है सर? जब आप खाना खाते हैं, अगर सुबह नाश्ता करते हैं तो नाश्ता हैवी है तो उसके बाद, दोपहर को खाते हैं दोपहर में, रात को खाते हैं रात। सर एक बार और बता दीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने खाना खा लिया, पहले हम 100 कदम चलेंगे। खाना खाने के बाद कम से कम 5 मिनट उसी स्थान पर बैठे रहिए जहां पे आपने खाना खाया है। पैर लटका के कभी खाना मत खाइए, इससे सूजन आती है। देन आप खड़े हुए थोड़ा सा 100 कदम गिन के चले, उसके बाद आप आके बेड पर लेट जाइए। लेटने के बाद अपने हाथों को साइड में रखिए, पेट पे नहीं रखना। महसूस करेंगे दोनों नाकों से हवा आ रही है, सांस आ रही है। 8 बार आपने सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। देन आप लेफ्ट करवट ले लेंगे
और लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे। 16 बार सांस लेंगे और 16 बार सांस छोड़ेंगे। उसके बाद आप राइट करवट ले लेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, 32 बार सांस लेंगे और 32 बार सांस छोड़ेंगे। फिर आप सीधे होकर लेट जाइए। जब आपको लगे बॉडी रिलैक्स हो गई है तो बैठ जाइए। जब हार्ट बीट नॉर्मल हो गई है, जब आप इसके बाद ना आप काफी हल्कापन महसूस करेंगे। तो जब हल्कापन महसूस कर ले उसके बाद लगभग 5 मिनट 10 मिनट का समय लग जाता है, वो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है। तो कॉमनली हम ये मान लेते हैं कि 10 मिनट बाद लगभग आधा कप 1 कप यानी 50 ml से 100 ml पानी पी लीजिए। उसके बाद आप अपना रूटीन करिए। फिर चाहे तो आप जो हमारा प्रोसीजर है कि 1 घंटे बाद पानी पीना होता है या आधे घंटे बाद पानी पीते हैं, तो वो पानी आप पी सकते हैं। सर माइग्रेन वाले गर्म पानी पी सकते हैं या नहीं? मैम पानी पीने का कोई ऐसा नहीं है, लेकिन गर्म पानी पीना जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। गर्म पानी पीने से हमारा जो ब्लड है वो पतला हो जाता है, उसकी वजह से भी माइग्रेन आ सकता है। ठीक है, तो ताजा पानी पीना चाहिए, सादा पानी, सादा ताजा। और सर है ना मतलब खाना जब भी मतलब भूख लगती तो इतनी तेज भूख लगती कि सेनी नहीं हो पाती, तो फिर यहाँ से एसिडिटी बन के सिर पे चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी कभार रात को तो कितने होता ही। बजे सोते हैं आप? सर अभी तो 11 साढ़े 11 12 बज जाते हैं। अच्छा, और सुबह कितने बजे जगते हैं? सुबह 7 बजे मॉर्निंग में उठ पाते, 6:30 7 बजे। 6:30। क्या उठते ही आपको भूख लगती है? हाँ सर, कभी कभी तो उठते से ही भूख लगती है। तो आपकी एज कितनी है इस समय? सर 25 अच्छा 25 है। तो 18 साल तक बताइए, क्या आप बिल्कुल दुबले पतले थे? हाँ 18 साल तक मेरा वेट 52 तक था और 55 तक वेट था मेरा। और अभी मतलब अभी वेट मेरा इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो 70 किलो वेट हो गया मेरा। अच्छा, क्या आपको गले में बलगम या नाक में बलगम महसूस होता है, कफ महसूस होता है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। गला तो ठीक है। हाँ सोते टाइम कभी कभार ऐसा लगता है गला दब रहा है या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सांस बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, इसको आराम से निकाल देती हूँ ऐसा। अच्छा, पैर ठंडे रहते हैं आपके? पैर ठंडे ही रहते हैं। ठंडे रहते हैं, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, एक तो आप रात को लगभग 15 काले चने और कभी 10 कभार गर्म भी रहते हैं पैरों को बाहर निकालना पड़ता है, मतलब गर्म हो जाते हैं ऐसा लगता है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, 15 काले चने और 10 किशमिश रात को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले ब्रश करने के बाद, फ्रेश होने के बाद इसको चबा चबा कर खाएं और इसका पानी पी लीजिए। पानी थोड़ी अच्छी मात्रा में रखिएगा, लगभग 100 ml 1 कप पानी में भिगो के रखिएगा। ठीक है, वो पानी पी लीजिएगा और इसको खूब चबा चबा के खाइएगा पानी पीने के बाद। पहला काम आपने ये करना है सुबह उठते ही। इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप नहाते हैं, सुबह सुबह जल्दी नहाने की आदत डालिए। जब भी आप नहाते हैं तो नहाते ही 1 घंटे के अंदर अंदर आपने खाना खा लेना है। खाना आपका सादा होना चाहिए, पराठे नहीं खाने। रोटी सब्जी हो तो सबसे बेस्ट। छोले भटूरे खाने का मन करे तो 3 घंटे 4 घंटे बाद आप खा सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के आपने सबसे पहले रोटी सब्जी खानी है। हाँ ठीक है, सर, अभी तक यही कर रही हूँ और ये जब ऐसा करती हूँ तो मेरा रिलैक्सेशन हो जाता है। जी जी जी। इसके बाद आपने क्या करना है, शाम को 4-5 बजे के करीब आप कोई भी फ्रूट, सेब हो गया, आम हो गया, केला हो गया, जो भी आपका मन करे खाने का, लगभग 1 नग, नग मतलब 1 पीस खाना है। अगर केला खा रहे हैं तो 2 खाएंगे, अदरवाइज सारे फल एक एक खा सकते हैं। और उसके बाद अगर केला खाते हैं तो आपने इलायची चूसनी है केवल केला खाने के बाद। और रात को आपने सोते समय क्या करना है, आधा कप 1 कप ले लीजिए, 1 कप गर्म दूध के अंदर लगभग 10 बूंद बादाम रोगन का तेल डालकर डेली सेवन करना चालू कर दीजिए और उसके साथ 1/4 चम्मच त्रिफला ले लीजिए। उसी के अंदर डालना है? जी, गरम दूध के अंदर या गरम दूध के अंदर? दूध मीठा है या फीका? मीठा रहेगा दूध, मिश्री मिला के। जब भी हम तेल मिलाते हैं दूध में, हमेशा मिश्री मिला के लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी कृष्णा जी पूछिए।
हाँ, मतलब मेरा एक कॉन्फ्यूजन है जो मुझे मैं बहुत लोग बोलते हैं कि जो नॉन वेज खाते हैं और जो वेजिटेरियन है तो उसमें प्रोटीन बहुत कम होती मैम है। आपकी आवाज बहुत धीमी हो गई है, प्रॉपर सुनाई नहीं दिया। हेलो, मैं सुनाई दे रही हूँ? आप बोलिए। हाँ, मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब वेजिटेरियन जो होते हैं और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब हम अगर वेजिटेरियन हुए तो हमें प्रोटीन नहीं मिलता मैम है, आपकी क्या आवाज ऐसा प्रॉपर सच नहीं आ है? रही है। अब दोनों एक साथ मत आ रही बोलिए, है। नंबर वाइज बोलिए सर आप। ये प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और वेजिटेरियन होते हैं उनको प्रोटीन नहीं मिलता, उनको प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिलता, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय है, आप अपने घर में जो दाल खाते हैं, खासकर जो मूंग की दाल होती है, आप रात को उसको पानी में भिगो दीजिए। सुबह उस दाल में 5-7 किशमिश डाल के, 2 काली मिर्च डाल के खूब चबा चबा के खा लीजिए। और भी आप कोई ड्राई फ्रूट उसमें मिलाना चाहे तो थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। ओके, मतलब साबुत मूंग लेंगे। वेजिटेरियंस में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं होती है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बहुत चलिए, लोग ओके। बोलते हैं। एक चीज जानना चाह रहे थे आपसे हाँ जी। कि ये जो बच्चे होते हैं ग्रोइंग एज में 9-10 इयर्स 11 इयर्स, ये इनमें इनको क्या खाने को दें जिससे इनकी ग्रोथ और प्रॉपर न्यूट्रिशन हो, कैसे प्रॉपर दें? अब हम लोग तो इतना अच्छा खाना का नहीं बना पाते, तो मतलब नेचुरल में क्या चीजें दें? मैम बच्चे को स्वस्थ रखने का तरीका है, बच्चा खुश रहना चाहिए और बच्चा खेल कूद करना चाहिए। अगर ये 2 काम हो रहे हैं तो अगर वो कंकड़ मिट्टी पत्थर भी खाएंगे तो उनको बॉडी को पोषण तत्व मिल जाएंगे। तो बच्चे के खाने की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। केवल बच्चा गुस्सा ना करे ऐसा व्यवहार रखिए। बच्चा नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, इस तरीके का व्यवहार बच्चे को होना चाहिए। बनस्पत बच्चे को डांटने को, उसको समझाने का काम कीजिए। तो ठीक है। मतलब और खाने में आप चाहें तो बच्चे को थोड़ा सा हाइट निकालने के लिए या बच्चे को अच्छा पोषण देने के लिए लगभग चने बराबर गुड़ और 2 से 5 बूंदे प्याज का रस दिन में 2 बार 3 बार दे सकते हैं। बॉडी में वो पूरा न्यूट्रिशन पूरा कर देता है। बच्चे की लंबाई भी अच्छी निकलेगी, बच्चा समझदार भी होगा, सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मतलब जैसे आजकल जैसे बच्चे टीवी मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो दिमाग जितना चलता है वो उतना पढ़ाई में नहीं चलता, वो सब उन्हीं चीजों में रहता है, रेडिएशन वगैरह में। अब हम लोग कितना भी उन्हें मना करते हैं तो वो नहीं होते, फिर एट लास्ट हमें गुस्सा ही आएगा उन पे, या हम अच्छा, डांट एक चीज सकते बताइए, हैं। जब बच्चा मोबाइल में लगा होता है आप क्या कर रहे होते हैं? हम भी बिजी होते हैं, बट कई बार जब टाइम भी देते हैं, पास बैठे होते हैं तो भी मोबाइल देख रहे आप होते हैं। बच्चे को टाइम देने का तरीका ये है कि हम बच्चे को बोलते हैं ये कर ले या ऐसा कर ले। आप बच्चे का हाथ पकड़िए कि उससे कहो आप पार्क घूम के आते हैं, आप भी जाइए, उसको भी लेके जाइए। 2 बार 3 बार करेंगे, बच्चा बाद में आपको खुद ही कहेगा चलो पार्क में घूमने चले। प्रयास आपको करना होगा, बच्चा कभी नहीं करेगा। अच्छा। ये मान के चलिए 12 साल तक बच्चों में कोई गलती नहीं निकाली जा सकती। अगर बच्चा खुश रहता है, बच्चा खेलता है, तो उसे किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। ठीक है सर। मतलब खाने में ऐसा चाहिए जैसे आप कोई चने खास कोई खास चीज नहीं है। बच्चे को कुछ भी एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत नहीं है। जो आप खाते हैं वही बच्चे को खिलाइए, बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। सिर्फ थोड़ा सा नमक वाली बात आ जाती है। अगर बच्चा खुश है तो नमक भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये बच्चा जैसे खेलेगा तो सब कुछ पचा लेगा वो। अब जैसे चने वगैरह आप बता रहे थे, तो ये सब चीजें मतलब हम बड़ों के लिए ही ठीक है, बच्चों को इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है कि जैसे सुबह उठ के थोड़ा चने वने दें ताकत के लिए? बच्चे को आप एक फ्रूट रोज का खाने के लिए दे दीजिए, वही फ्रूट सफिशिएंट होता है उसके लिए। अच्छा, और अगर केला दें तो आप बता रहे हैं 2 देने बहुत अच्छा चाहिए? है, केला अच्छा है, लेकिन केला जो है पका हुआ फॉर्म में देना चाहिए। आजकल जो केमिकल फॉर्म के केले आते हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते, और सर कच्चे भी। कैसे पता चलता है मतलब? जो चितकबरा केला आता है ना, चित्रा केला, अच्छा। हाँ चित्रा केला, वो बच्चे को खाने को दे सकते हैं। आप अच्छा। बच्चे को 1 कटोरी दही दे सकते हैं, सेपरेट टाइम पे चीनी डाल के दे दीजिए, मिश्री डाल के दे दीजिए, फीका दे दीजिए। वैसे दही हमेशा कोशिश कीजिए कि मीठे के साथ ही ले, बूरा डाल के दे दीजिए, दही बूरा।
दीजिए उतना जितना बच्चा खुश होकर खा ले। ये नहीं कि एक कटोरा दिया, अगर वो उसने नहीं खाया तो जबरदस्ती खा, वो चीज नहीं। अगर वो 1 चम्मच भी खाता है तो वो उसके लिए सफिशिएंट है। और दूध किस किस तरीके से देना चाहिए बच्चों को, गर्म की मतलब दूध कुछ हमेशा गुनगुनी फॉर्म में देना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। आप चाहें तो दूध के अंदर 1 बूंद 2 बूंद यदि बच्चा लेना चाहे तो बादाम रोगन डाल के दीजिए। अगर ये वो हैबिट बना लेता है तो लाइफ टाइम उसे ना तो हड्डियों से संबंधित दिक्कतें आएंगी, ना ही कॉन्स्टिपेशन इत्यादि होगा। तो सुबह डाल सकते हैं बादाम रोगन तेल? डाल सकते हैं, वो सबके लिए अलग अलग होता है। कोई सुबह लेगा, कोई दोपहर को लेगा, कोई शाम को लेगा। सर रेगुलर दोनों बेसिस टाइम पे लेना ठीक है सर ये? आप अगर पचा सके तो दोनों टाइम लिया जा सकता है। तेल बहुत भारी होता है, अगर आपकी बॉडी इसको पचाएगी नहीं तो लीवर फैटी कर देगी। इसलिए बेटर रहता है या तो आपको उस चीज की जानकारी हो, या फिर जिस समय बताया गया है केवल उसी समय उसका प्रयोग करें। और अधिकतम तेल का प्रयोग जो है 40 दिन करना है, 40 दिन से ज्यादा नहीं करना। जब तक अगला सर ऐसा किया जा सकता है ना कि 40 दिन करने के बाद फिर ब्रेक दे दें, फिर दोबारा शुरू कर लें? तो कम से कम 3 महीने का ब्रेक दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी। सर मुझे बादाम रोगन तेल के साथ क्या डालना है वो दूध में मैं भूल जाती हूँ। मिश्री नहीं मिश्री तो है, आपने और भी कुछ बताया था। त्रिफला लेना है 1/4 चम्मच। वो डालते नहीं है, वो क्या अलग से लेना है? पाउडर आता है। त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला। हाँ त्रिफला, वही। वो सर है ना, माइग्रेन होने के बाद मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई, कुछ भी याद नहीं रहता है। अच्छा, और क्या पूछ रही थी मैं, भूल गई, वो भी भूल गई। सर ये ग्रीन टी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? ये वेट लॉस, कोई दिक्कत वेट लॉस के लिए सर कुछ बता सकते हो आप? इसके देखिए साथ इस बीमारी वेट होने के, वेट बढ़ने के मुख्य जो कारण है वो है अनियमित जीवन शैली। आपकी जीवन वो शैली तो में नियमितता नहीं है। तो जब तक नियमितता नहीं आएगी, आप जितनी मर्जी मेडिसिन ले लीजिए, जितना मर्जी ट्रीटमेंट ले लीजिए, जब तक वो दवाइयों का असर रहेगा वजन कम हो जाएगा। जैसे ही आप दवाइयां छोड़ेंगे पहले से ज्यादा वजन हो जाएगा। और दवाइयां आप रेगुलर कभी भी नहीं खा सकते। वो तो है, वो तो अनियमितता तो हो गई। तो सबसे पहले तो जीवन शैली में नियमितता लाइए। दूसरा कारण है सही समय पर भोजन का अभाव। तो भोजन जो है सुबह जल्दी खाना 8 बजे से पहले, दोपहर का 1 बजे को, और रात को 7 बजे से पहले। अगर आप इन 3 टाइम पे भोजन लेते हैं और आपके बॉडी के सेल्स को ये लगता है कि अब टाइम मेंटेन हो गया है, अनसिक्योरनेस खत्म हो गई है, तो वजन अपने आप गिरना चालू हो जाएगा। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। प्रोसेस होने में 3 महीने से 9 महीने का समय लग जाता है। 9 महीने में आपका वजन कम से कम 25 किलो तक कम हो रहा है। तो सर सुबह मतलब 8 बजे आप बोल रहे हो खाना खाने का, तो कितनी रोटी खानी, मतलब कि नाश्ते टाइप खाना है जितना कि आपका खाने मन करे। आपकी बॉडी 2 डिमांड करती है 2 खाइए, 5 डिमांड करती है 5 खाइए, 10 डिमांड करती है 10 खाइए। खाने को चबा के खाइए, आपको खुद पता लग जाएगा आपको कितना खाना है। शरीर अंदर से ये कहेगा कि तृप्ति हो गई, वह बंद कर दीजिए। हाँ मैं चबा चबा कर खाने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन भूख वापस लग जाती है, 1-1.5 घंटे में वापस भूख लग जाती है। इसका तो मतलब सर ये है कि दिन भर आपकी में बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर आपको 1.5 घंटे 2 घंटे में भूख लग रही है तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। आप अपने खाने में फाइबर को जोड़िए और पानी को एक साथ पीने के स्थान पे थोड़ा थोड़ा करके बार बार पीजिए। दिन भर में आपका बॉडी वेट कितना है? मेरा बॉडी वेट 70 किलो है। 75 किलो को 0.33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लगभग लगभग 3 लीटर पानी बनेगा। तो जितनी देर तक आप जागते हैं उतनी देर को आपने घंटों में डिवाइड कर लिया, और 1 लीटर पानी 3 घंटे के अंदर, जैसे मान लीजिए आप 9 घंटे जागे तो 1 लीटर पानी 3 घंटे में खत्म करना है। पर एक साथ ना पी के वो घूट घूट करके बार बार पीना है। हर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद 1 घूंट पानी पीना है। तो 3 घंटे में वो 1 बोतल खत्म हो जाए, फिर दूसरी बोतल, फिर तीसरी बोतल। इस तरीके के प्रोसेस को अपनाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा। हाँ सर वही, तो मतलब सर जब भी अपने को भूख लगती है, जब कुछ ना कुछ खा सकते हैं, उससे कोई इश्यू तो नहीं? देखिए भूख लगने का मतलब ये है कि आपका पेट खाली हो जाता है। हाँ ऐसा लगता है मेरे को। आंतों में फूड रहता है लेकिन पेट खाली हो जाता है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, एसिडिटी बनेगी, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आपको सिर में दर्द होता है। हाँ सर पता नहीं, हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने खाने में फाइबरस फूड को, फाइबर को जोड़ लीजिए। फाइबर के लिए एक तो आटे में ब्रायन लीजिए, आटे में चोकर मिला के लीजिए। आटे के अंदर चने का आटा मिला सकते हैं, सोयाबीन का आटा मिला सकते हैं। इस तरीके का आटा खाइए, चबा के खाइए। और फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो अपने पास सेब रखिए। सेब का छिलका उतार के एक छोटा सेब
जब भी भूख लगे तो पहले सेब खाइए, उसके आधे 1 घंटे बाद आप रोटी खाइए। ऐसा आप कुछ दिन करेंगे, 20-21 दिन 40 दिन करेंगे, बॉडी प्रोसेस में आ जाएगी और आपकी भूख अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगेगी। ठीक है सर। सिर दर्द में भी आराम आ जाएगा इससे। ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम। इतना थैंक यू। मैम देखिए, डेंगू की बहुत सारी कंडीशन है, आप किस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं वो एक बार क्लियर कर दीजिए। डेंगू के बाद की बात है या डेंगू हो रखा है उस समय की बात है? हेलो हाँ जी। सर पेशेंट है कोई बच्चा ना डेंगू का, अभी अभी डेंगू हॉस्पिटलाइज है। अभी आप कुछ नहीं कर सकते, अभी वो डॉक्टर के अंडर गाइडेंस सर आवाज नहीं आ रही। अभी वो डॉक्टर के अंडर गाइडेंस है, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। वैसे जनरली सर क्या कर सकते हैं अगर किसी को हो तो? बच्चे की एज कितनी है? 18 ईयर्स। हाँ, 18 साल का बच्चा एक तरह से युवा कैटेगरी में आता है, तो आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो पपीते के पत्तों का रस होता है, पपीते के पत्तों को क्रश करके आधा लीटर पानी में लगभग 7-8 पत्ते लेके क्रश करके उबाल लीजिए। जब पानी उबल के आधा रह जाए उसको ठंडा करके रख लीजिए, उसे दवा की तरह चम्मच चम्मच करके पिलाइए, उससे सर वो आधा फायदा लीटर मिलेगा। में? आधा लीटर पानी हो जाए, 1 लीटर पानी में 7-8 पत्ते डाल के धीमी आंच पे उसको पकाया जाएगा। जब जी पानी आधा जल जाए, ठंडा हो जाए, उसे दवाई की तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जी ठीक है। इसके अलावा बकरी का दूध मिल जाए जी तो सर। बकरी का दूध पिलाया जा सकता है। प्याज का रस दिया जा सकता है, प्याज का रस और गुड़ दिया जा सकता है खून को रिकवर करने के लिए। मुनक्का दिया जा सकता है, छुआरा दिया जा सकता है। सब कुछ सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि बच्चे की कंडीशन क्या है। जी सर। सर दिन में 2-3 बार ही दे सकते हैं प्याज का रस? प्याज का रस ऐसी कंडीशन में 2 बार ही दीजिए। जी थैंक यू सर। चलिए, आज काफी टाइम हो गया, कल मिलते हैं। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट।